सो हे गाइस, मैं सूर्य प्रकाश इनफैलिबल स्टडी के इस चैनल पर फिर से लेकर आया हूं क्लास 9 साइंस का एक और नया चैप्टर। यस, आई नो दिस चैप्टर हैज मोर इश्यूज बिकॉज दिस इज टिश्यूज, क्योंकि ये टिश्यू चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बच्चों के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर सबको लगता है सिर्फ लर्निंग वर्क है। सिर्फ लर्न करेंगे, हर टिश्यूज की डेफिनेशन देख लेंगे, उनकी पोजीशंस देख लेंगे और उनका काम हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। बायो भी पूरी तरह से समझी जा सकती है। बायो इज नॉट जस्ट फॉर लर्निंग, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो डायग्राम्स की हेल्प से। इवन इसमें इतने अच्छे से डायग्राम से अगर आप डिटेल में उस चीज को पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको क्यूरियोसिटी होगी कि यार ऐसा भी होता है। मतलब एक सेल के अंदर इतनी बड़ी दुनिया, जो कि आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में देखा होगा। तो वैसे ही हमारा नया चैप्टर है टिश्यूज, और ये टिश्यूज बनते कैसे हैं इस चीज के बारे में बात करते हैं। सिनेरियो क्या है इस चीज का, पहले वो मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल दो टाइप के होते हैं। एक अगर यूनिसेलुलर है तो उसमें एक ही सेल सारे काम करता है, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल्स का कुछ बंच यानी सेल्स का कुछ ग्रुप होता है जो एक टाइप के वर्क को परफॉर्म करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे जो लंग्स के टिश्यूज हैं, सॉरी जो सेल्स हैं लंग्स के, उन सारे टिश्यूज का एक ही काम होगा ना, उन सबको एक ही तरह की ट्रेनिंग होगी उनके पास। ऐसा तो है नहीं कि लंग्स के जो हमारे सेल्स हैं उनमें से भी पार्टीशन, अच्छा तू कुछ और कर ले भाई, मैं कुछ और कर लेता हूं, आज मेरा मूड नहीं, मैं काम ही नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं होता। यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यूज। वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बायोलॉजी के, उसी को बोलते हैं हम टिश्यूज। और इसी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस हमारे प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। इस चीज के बारे में पूरा का पूरा ये चैप्टर होने वाला है। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। और तुम्हें पता है यार एनसीईआरटी की सीरीज है तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है? फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मैं अभी बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीजें सिंगल चीजों से थी। ठीक है। सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंजेस एंड एक्सक्रीशन। मतलब अगर यूनिसेलुलर की बात करें उसमें एक सिंगल सेल ही सारे वर्क परफॉर्म कर रहा है, खाने से लेकर, पीने से लेकर, डाइजेशन से लेकर, एक्सक्रीशन से लेकर, ब्रीदिंग से लेकर, सब सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है। But in multicellular organism, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific function. वही जो मैंने बात की कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो सेल्स होते हैं ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और एक ग्रुप के सारे सेल स्पेशली किसी एक टाइप के फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारा जो ब्लड सेल्स है वो लंग्स के सेल से अलग है, हमारा जो डाइजेस्टिव सेल्स है वो हमारे ब्लड के सेल से अलग है, क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है। तो हमारे सेल्स सीख चुके हैं कि उनको बेसिकली फंक्शन क्या है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। क्लियर है यह चीज? ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने अभी बताया कि जितने भी हमारे पास सेल्स ऑफ ग्रुप हैं वो अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हैं। एंड सिंस these cells carry out only particular function, they do it very efficiently। यानी इससे फायदा क्या होता है हमें? इससे फायदा ये होता है कि अगर एक सेल एक ही तरह का फंक्शन कर रहा है तो वो उसी चीज में एक्सपर्ट है और वो फंक्शन बहुत अच्छा करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आगे देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मस्कुलर सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स to cause movement. Nerve cell carry messages, blood flow to transform oxygen, food, hormones and waste material and so on। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर हम मसल टिश्यू की बात करें तो उसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना और स्ट्रेच होना। मतलब मसल सेल्स की वजह से तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो क्या कहते हैं नर्वस सेल है, इसका काम क्या है? सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, मैसेजेस को कन्वे करना। इसी के अलावा अगर हम आप देखें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ब्लड क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को और फिर हमारे फूड को, हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एवरी टाइप ऑफ सेल आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। हर एक सेल अलग तरह से काम कर रहा है। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर।
यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है, हर तरह के काम करने को अलग अलग सेल्स यहां पर डिवाइड हैं। सेल्स स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन आवर बॉडी। तो जितने भी टाइप के सेल्स हैं उनमें से एक टाइप के काम करने वालों का ग्रुप अलग बन जाता है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, लंग्स के सेल्स अलग है, उनका एक अलग ग्रुप है, हमारे लीवर के सेल्स अलग है, उसका एक अलग ग्रुप है, ब्लड के सेल्स अलग है, उनका एक अलग ग्रुप है। तो डिफरेंट डिफरेंट काम, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का ग्रुप, ग्रुपिज्म चल रहा है यहां भी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन आवर बॉडी। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी के हर जगह जो सेल्स हैं वो अलग अलग काम के लिए बने हैं और उनका अलग अलग एक ग्रुप भी है। एंड दिस क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, यानी कि एक तरह के काम को परफॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं वो उनके ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। इज अरेंज्ड and designed so as to give the highest possible efficiency of function। वो एक तरह के सेल्स एक जगह क्यों रखे जाते हैं, एक जगह क्यों है? ताकि वो हाईएस्ट इफिशियंसी से वर्क कर पाए। बात समझ में आई? एक घर में जब दो तरीके के लोग होते हैं, तीन तरीके के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं काम में डिले होता है, लेकिन सबको एक ही चीज चाहिए भाई साहब, काम जल्दी होगा। बात समझ में आई? चलिए, ब्लड फ्लोएम एंड द मसल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज। ये सब के सब, जो ब्लड है ये भी क्या है? ब्लड भी टिश्यू है, फ्लोएम भी क्या है? टिश्यू है, मसल्स क्या है? ये सब टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये सब ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ब्लड सेल से क्या मिलके बना है? सारे सारे सेल से क्या मिलके बना? ब्लड बन गया। तो ब्लड क्या हो गया हमारा? टिश्यू हो गया। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो टिश्यू की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि टिश्यू बेसिकली है क्या। तो हमारी बॉडी के अंदर सिंगल वर्क को परफॉर्म करने के लिए जितने भी सेल्स का ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड टिश्यू, और वो मिलकर सारे के सारे सेल्स मिलकर अपनी पोटेंशियल, मतलब फुल पोटेंशियल या बेस्ट एफिशिएंसी को शोकेस करते हैं। क्लियर? अब यहां पर हमारे पर एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी जो प्लांट और एनिमल्स हैं, इनके सेल्स तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग होते हैं, तो जब इनके सेल्स अलग अलग है तो क्या इनके टिश्यूज सेम होते हैं? क्या प्लांट के अंदर भी सेम टिश्यू होता है और एनिमल के अंदर भी सेम टिश्यू होता है? क्या ऐसा होता है या नहीं होता? सोच के बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई दोनों के फंक्शन अलग अलग है बॉडी में। हम खाने को खाने की तरह खाते हैं जैसे नॉर्मली ह्यूमन बींग्स खाते हैं, प्लांट्स रूट से अपना सारा कुछ लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, ग्लूकोज बनाते हैं, सबके फंक्शन अलग अलग हैं, यानी सबके काम करने का तरीका अलग है। जब काम करने का तरीका अलग है तो टिश्यूज भी कहीं ना कहीं अलग अलग होंगे। चलो समझते हैं इस चीज को। Let us compare the structure and the function of do plants and the animals have the same structure? Do they both perform similar things? अरे भाई ऐसा क्या कि मतलब सबके सब सेम चीज परफॉर्म कर रहे हैं क्या? सबके सब सेम चीज परफॉर्म कर रहे हैं? चलो समझते हैं इस चीज को। पहले पेज के दूसरे वाले साइड पे आते हैं। चलिए, तो हम यहां पर देखेंगे अब कुछ अच्छी बातें और समझते हैं इस चीज को। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। यहां पे लिखा हुआ है देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू, प्लांट आर स्टेशनरी फिक्स्ड एंड दे डू नॉट मूव। अच्छा, प्लांट्स को कभी मूव करते हुए देखा है? मतलब वो एक्सटेंड हो सकते हैं, उनकी रूट्स, उनके ब्रांचेस सब एक्सटेंड हो सकती है, बट वो कहीं मूव नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सिंस दे हैव टू बी upright, they have a large quantity of supportive tissues. Thus supportive tissues generally has dead cells. तुमने कभी प्लांट्स को देखा है? तुमने कभी प्लांट्स को देखा है? अरे बिल्कुल देखा होगा, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ सर, प्लांट्स तो मेरे घर में भी लगा हुआ है ना। चलिए प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि प्लांट्स के बारे में मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो ये प्लांट्स हैं, वाह क्या प्लांट बनाया मैंने। अब देखो प्लांट अगर है तो प्लांट की स्ट्रेंथ क्या है? ये चीज, प्लांट की ये चीज इसकी स्ट्रेंथ है। ये क्या करता है? इसको स्टेबल रखता है, मजबूत रखता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत पतली होती है और अगर कोई बड़ा सा फ्लावर निकल जाता है तो प्लांट ऐसे बेंड हो जाता है, बट
ट्रीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो इसको सपोर्ट मिल रहा है ना यहाँ पे, ये कौन से सेल्स हैं? ये डेड सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि अब ये बढ़ नहीं रहे हैं, ये उसको सिर्फ स्ट्रेंथ दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कहीं पे कोई फिंगर या कहीं कट लग जाता है, तो वहां पर देखोगे एक ब्लैक क्लॉट जम जाता है, जिसको हम बाद में निकालते हैं, और दर्द तो होता है, लेकिन भाई सब निकालने में उसको मजा ही बहुत आता है। तुमने देखा होगा, है ना? धीरे धीरे ऐसे करके बहुत मजा आता है, दर्द भी बहुत होता है, लेकिन वो अगर जमा रह गया, हम तो निकाल दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको ना निकाले तो एक टाइम पे जाकर वो सूख कर निकल जाएगा। और प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स की जो होती हैं सेल्स, वो सब क्या होती है? डेड सेल्स होती हैं, और वो वहां जमी रहती हैं। वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, अंदर से मॉइस्चर, बहुत सारे काम है उसके। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड द शेल्टर। मतलब जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन इधर उधर मूव करता है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट्स के लिए, एंड दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द प्लांट्स। और इसी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि देखो, हरे पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ जब तक धूप रहती है तभी तक अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते रहते हैं। हमें सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर में लंच चाहिए, फिर शाम को छोटा सा बड़ा स्नैक्स टाइप का चाहिए, फिर रात में फिर डिनर चाहिए। इसके बावजूद भी हम मिल्क, सप्लीमेंट्स, फ्रूट्स वगैरह सब इंटेक करते हैं। मतलब हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, यानी एनिमल सेल को, यानी एनिमल टिश्यू को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। और हमारे बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज लिविंग होते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल बताया, बट हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल्स बहुत कम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है, अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तुमने कभी छोटे से बच्चे को देखा है? जब उसकी ग्रोथ होती है, वो पूरा का पूरा ऐसे ग्रोथ होता है, मतलब उतना ही ऊपर, उतना ही नीचे, उतना ही गिर, सब जगह, मतलब उसकी बॉडी का हर पार्ट ग्रोथ करता है एक प्रॉपर रेशियो में। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा होता है क्या? एक टाइम पे जाकर प्लांट्स की ग्रोथ बंद हो जाती है। कैसे? हाइट वाइज नहीं, चौड़ाई वाइज नहीं, प्लांट्स लाइफ टाइम बढ़ सकता है भाई साहब, लेकिन ह्यूमन की ग्रोथ एक टाइम पे जाकर वहां पर रुक जाती है। एंड द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू द सर्टेन रीजन। तुमने देखा होगा, तुमने पेड़ की जो स्टेम देखी होगी, एक टाइम पे जाकर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट्स में सिर्फ नए नए पौधे, नए नए लीव्स आ रहे हैं, नए नए फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन प्लांट अब ग्रोथ नहीं कर रहा। प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। और तुम्हें पता होगा, अगर टिश्यूज डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। टिश्यूज के, सॉरी, हमारे सेल्स के डिवीजन से कहीं ना कहीं ग्रोथ होती रहती है, या कह लो कि टिश्यूज के डिवीजन से हमेशा कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। एंड दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। और ये किसी एक सर्टेन रीजन में ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह हो रहे हैं। ठीक है? बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissues or permanent tissues। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के कुछ पार्ट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते। यानी प्लांट्स के अंदर दोनों टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? परमानेंट नाम से लग रहा है, अब ये परमानेंट है, फिक्स हो चुका है, और मैरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड होते रहते हैं और नई बनते रहते हैं। इसीलिए प्लांट्स पे एक टाइम पे जाकर जो उनकी गिर्थ है वो इंक्रीज नहीं होती, बट स्टिल उसमें नए ब्रांचेस, नए फ्लावर्स, नए लीव्स हर साल आते रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स है बोथ टाइप ऑफ टिश्यूज, परमानेंट एंड द मैरिस्मेटिक टिश्यूज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लाइन, द सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। ज्यादा यूनिफॉर्म है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन इन द एनिमल्स। यानी जैसे हमने प्लांट्स में बता दिया ना कि प्लांट्स क्या है भाई, उसका कुछ पार्ट ग्रो कर रहा है, कुछ पार्ट ग्रो नहीं कर रहा, यानी कि कुछ पार्ट्स के अंदर डेड सेल्स हैं, यानी हमारे पास परमानेंट टिश्यूज हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यूज हैं। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता।
एनिमल्स लाइफ टाइम, मतलब एनिमल्स के अंदर कोई भी परमानेंट टिश्यू है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ नहीं होती, हमारी सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड ना हो, परमानेंट सेल्स हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी का कुछ पार्ट वर्क करना बंद कर देगा। बट ऐसा होता है? नहीं होता। यानी हमारी बॉडी बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम इज फॉर मोर स्पेशलाइज्ड and localized in the complex animal than even in very complex plant। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ प्लांट्स के टिश्यू ले लें, एक तरफ एनिमल्स के टिश्यू ले लें, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा एनिमल वाला ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्लांट्स वाला उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लांट्स के सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट के टिश्यूज को भी ले लो, वो भी एनिमल टिश्यू के कॉम्प्लेक्स से कम ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स से मुझे कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, क्योंकि प्लांट का जो प्लांट का टिश्यूज है वो कम कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द एनिमल के टिश्यूज के कॉम्प्लेक्स से। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अरे सर क्या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लगा रखे हो। देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, एक तरफ प्लांट के टिश्यू देखा और एक तरफ हमने एनिमल का टिश्यू देखा। तो प्लांट्स के टिश्यू समझने में आसान है, फंक्शंस उनके पास कम है, हमारे पास फंक्शन बहुत ज्यादा है। एनिमल्स बॉडी के अंदर हमारे हर बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन कर रहा है, हर ऑर्गन सिस्टम अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। उनके पास ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं भाई साहब। रूट्स ले रहा है, सनलाइट मिल रही है, ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा सीधा काम चलता रह रहा है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बॉडी के अंदर हर वो चीज जा रही है जो हम इनटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी में हर चीज जा रही है। यानी हमारा जो सिस्टम ही है ना, टिश्यूज को लेकर या सेल्स को लेकर, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। समझते हैं आगे इस चीज को, ये बात समझ में आई। दिस फंक्शनल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो टिश्यूज का डिफरेंस है, टिश्यूज का जो वेरिएशन है, यही शो करता है कि बेसिकली एक एनिमल्स और एक प्लांट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। क्योंकि एक अर्थ पे रहने वाले यही दो टाइप के मेजर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और यहां पर लिखा हुआ है particularly in their difference feeding method, क्योंकि हमारा feeding method अलग है। Also they are differently adopted for a sedentary existence on one hand, यानी plants on active locomotion on the other animal। यानी बेसिकली हमारा लोकोमोशन जो है वो अलग अलग है, मतलब हम स्टेबल रह रहे हैं, प्लांट्स एक जगह स्टेबल है लेकिन वो हर जगह उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं बेसिकली। कंट्रीब्यूशन टू द डिफरेंट इन द ऑर्गन सिस्टम, और हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम। इनके कुल कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, यानी एनिमल बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज भी होंगे, और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होंगे, यानी हमारे टिश्यूज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए एज कंपेयर टू द प्लांट टिश्यू। क्लियर है बात? चलिए, तो इट इज with reference to these complex animal and the plants bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail। and now फर्स्ट पेज में हमें ये बताया गया कि बेसिकली अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस चीज को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर आए। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी का आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम अलग से सीरीज में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके 5 नंबर में मिस हो, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी में आपको वो आउटपुट क्या निकला वो नहीं दिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यही सब लिख के दे देते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। अब हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर मेरिस्मेटिक और परमानेंट दोनों टाइप के टिश्यू होते हैं। और मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? जो ग्रो करता है। तुम हमेशा देखोगे, तुम घरों में मम्मियां जो होती हैं वो स्प्राउट्स बनाती हैं, पानी में चने को डाल के स्प्राउट्स निकालते हैं, उसमें से रूट्स निकलती हैं, यानी वो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, क्योंकि पानी के कॉन्टेक्ट में आया तो भाई बढ़ना शुरू हो गया है ना। तो समझना इस चीज को, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट occur only in certain specific region। This is because the dividing tissue also known as मेरिस्मेटिक टिश्यू। यानी ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं ना, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये डिवाइडिंग टिश्यू है,
और मैंने ऑलरेडी बताया कि कहीं भी चीजें डिवाइड हो रही हैं टिश्यूज में या सेल्स में, यानी वो ग्रोथ कर रही हैं, यानी वो ग्रो कर रही हैं। तो याद रखना, प्लांट जो है वो ग्रो कर पाता है जस्ट बिकॉज मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से, एंड इज लोकेटेड ओनली एट दीज प्लांट्स। और ये सारे प्लांट्स के हर पार्ट में भी नहीं होता, प्लांट्स के कुछ पार्ट में भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। डिपेंड करता है कि किस रीजन में है, वही वाला पार्ट वहां पर क्या होगा, ग्रो करेगा। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड द इंटरसेलरी, जो कि फिगर 6.2 में देख सकते हो। 6.2 फिगर हमारा ये रहा। इस चीज को मैं बताता हूं अभी डिटेल करके कि तीनों का मतलब क्या है। देखो, पहला हमारे पास आया था एपिकल मेरिस्मेटिक, या मेरिस्टेम कह सकते हो। एपिकल मेरिस्टेम ये क्या करता है, प्लांट्स को ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी प्लांट्स के ब्रांच के टिप पर होगा। ये हमेशा हमेशा कहां पर होगा, किसी प्लांट के टिप पर होगा। अगर दो ब्रांचेस ऐसे निकली हैं तो दोनों ब्रांचेस के टिप पर ये होगा, क्योंकि ये प्लांट की हाइट में ग्रोथ लाता है। दूसरा, इंटरसेलरी मेरिस्टेम, ये क्या करता है, इसका काम बेसिकली है कि हमारे पास जो ग्रोथ है ना, यहाँ पे नई नई ब्रांचेस को ग्रो करने में, जैसे यहां से देखो, तुम देखोगे कि कहीं पर भी जैसे ये प्लांट्स है ना, तो यहाँ पर एक बड निकला रहता है, और यहीं से हमेशा नया प्लांट्स भी, नया पौधा भी या नई ब्रांचेस भी निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इंटरकैलरी मसल्स है, या इंटरसेलरी मसल्स कह सकते हो। ये क्या करता है, उसकी ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये नई ब्रांच निकली, नई ब्रांच के टिप पे भी क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। सबसे नीचे आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, गिर्थ प्रोवाइड करता है। नीचे जैसे जैसे प्लांट्स ऊपर बढ़ेगा, नीचे से प्लांट धीरे धीरे चौड़ा होता जाएगा, ताकि प्लांट्स की स्ट्रेंथ बनी रहे, प्लांट्स ऐसा ना हो गिर जाए, या प्लांट्स को कोई वीकनेस ना आए इस टाइप से, यानी हवा और पानी के हेल्प से वो टिका रहे बिल्कुल वहां पे। चलिए, क्लियर हो गई चीजें। अब यहां पर आते हैं अपने इसमें। अच्छा, ये तो हमने देख लिया था। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय द मेरिस्टेम एंड initially like those of the meristem itself, but they are grow and mature. Their characteristics slowly change and they becomes differentiated as compared to other tissues. और ये तीनों के तीनों टिश्यूज अलग अलग टाइप के वर्क्स परफॉर्म करते हैं। यानी जैसा कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, वैसे इसमें भी कॉम्प्लेक्स है, बट ह्यूमन वाले थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ गई? एपिकल, इंटरकैलरी और हमारे लेटरल मेरिस्टेम, तीनों के बारे में हमने समझ लिया। अब आता है एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रोइंग टिप पर होता है, ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। प्लांट्स में कौन सी चीजें ज्यादा ग्रो करती है, एक वो टॉप पे ऊपर ग्रो कर रहा है, एक नीचे बॉटम में रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, और यही दोनों क्या है, ग्रोइंग। और इन्हीं दोनों की टिप पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेम। The girth of the stem or the root increases due to the lateral meristem. बात समझ में आई? जो गिर्थ होती है वो लेटरल से होती है, और इंटरसेलरी मेरिस्टेम seen in some plants is located near the node. यानी नीचे वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, बट ये सारे प्लांट्स में नहीं होता, ये कुछ ही प्लांट्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। यानी जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं ना, ये बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों? ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज की जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होंगे ना, ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स हमेशा ग्रो करता रहता है। प्लांट्स जो है वो हमेशा ग्रो करता रहता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, thin cellulose wall and the prominent nuclei and they lack vacuoles। अब इन तीनों के बारे में अगर तुम्हें पढ़ना है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, और न्यूक्लियाई क्या होता है, तो भाई आप हमारा पहले पिछला वाला चैप्टर देख के आइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पर हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर ये चैप्टर में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको नहीं समझ में आ रहे, टर्म्स नहीं समझ में आ रहे, तो पहले वो वाला चैप्टर जरूर देख लेना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं सारी चीजें फिर से रिवाइज कराऊंगा तो बहुत ज्यादा लेक्चर लेंदी हो जाएगा, ठीक है? सो कैन, पेन ही गिर गई भाई, बची या गई? दूसरी पेन भी नहीं मिलती। चलिए, बच गई पेन, पढ़ाई कंटिन्यू होगी अब। We think why they would lack
वैक्यूल्स। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्लांट्स के अंदर ना वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं। You might want to refer the function of the vacuoles in the chapter of the cell। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आपको इनके फंक्शंस जानने हैं तो आप सेल वाला चैप्टर देख लीजिए पहले। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, परमानेंट टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज क्या होता है, नाम से ही लग रहा है भाई परमानेंट है, छोड़ेगा नहीं पीछा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड टू द सेल फॉर्म्ड बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगर कोई सेल जो है, यानी व्हाट हैपेंड टू द सेल फॉर्म्ड बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या होगा अगर जो सेल से बना हुआ टिश्यू जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू है। सो दे लैक अप a specific role and loss of ability to divide। क्या होगा, स्पेसिफिक रोल करेंगे और वो कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, और वो डिवाइड होना भूल जाएंगे, यानी छोड़ देंगे डिवाइड करना। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। यानी कि कोई भी टिश्यू स्टार्टिंग से परमानेंट टिश्यू नहीं होता। टिश्यूज कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो वर्क करना छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, और उनसे बनने वाला टिश्यू भी फिर काम करना बंद कर देगा, और ऐसे ही टिश्यूज में ना ग्रोथ होगी ना कुछ होगा, वो अब स्टेबल हो जाएंगे, और उन्हीं टिश्यूज को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि अब वो परमानेंट हो चुके हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बस वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं कि भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप द परमानेंट शेप, साइज एंड द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, जो परफॉर्मेंस है सेल्स की कि अब हमारा परमानेंट यही काम है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एंड डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। और ये जो डिफरेंशिएशन है ना, मतलब डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच a normal tissue can be converted into the, यानी मेरिस्मेटिक tissues can be converted in the permanent tissues। क्लियर है चीज। चलिए आगे आते हैं, नीचे एक डायग्राम है हमारे पास। अब डायग्राम में दो चीजें यहां पर दी हुई हैं, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टेम है, ये एक प्लांट की स्टेम है, इसको हमने ऐसे काट दिया, तो ऐसे काटने के बाद जो फोटो दिखेगी ना सामने से, वो हमारे ऐसे दिखेगी, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, इसके और जिसके बाहर वाली लेयर जो क्या है, वो क्या है, कॉलेनकाइमा है, और ये इसके जस्ट नीचे वाली ये जो जगह दिख रही है पैरेन्काइमा है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये फ्लोएम है, ये जो अंदर रेड वाला पार्ट दिख रहा है गैप, ये जाइल, अब इसको स्ट्रॉबेरी मत समझ लेना तुम लोग, है ना। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वैक्यूल्स बंडल्स हैं। तो ये पार्ट्स के नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे। और अब मैंने क्या किया, ये जो कटा हुआ पोर्शन था ना, इसमें से एक को ऐसे काट के निकाल दिया और इसको लाकर यहाँ पर जूम कर दिया, मतलब ये जो एक पार्ट दिख रहा है स्लाइस, वो यहाँ पर जूम है, ठीक है। यानी ये क्या है, बेसिकली ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन फिगर है, और उसमें से भी एक को हमने डाइसेक्ट किया है ऐसे, और वहां से हम इस चीज को देख रहे हैं अब, ठीक है। तो सेम चीज है, जैसे ये फ्लोएम हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है पूरा, वो एग्जैक्टली ऐसे डॉट डॉट छोटे छोटे बॉक्स होते हैं फ्लोएम, ठीक है। जैसे पैरेन्काइमा है, ये भी क्या है, छोटे छोटे गैप्स में होते हैं, बट यहाँ लग रहा है कि पूरा ही ग्रीन है। तो स्ट्रक्चर ये दोनों एक क्लोज स्ट्रक्चर है और एक हमारा ऐसे क्रॉस सेक्शन में दे रखा है। समझ में आ गई बात, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि हम बाद में करेंगे अभी, और हमारे पास आता है ये चीज, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अच्छा मुझे एक चीज ना आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना कि अगर पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ माइंड मैप चाहिए हो ना, ब्रीफ माइंड मैप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालना। मैं माइंड मैप को लेकर एक अलग से एक पूरा का पूरा लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगा और आपको एक माइंड मैप भी मिल जाएगा, ताकि आप पूरे के पूरे चैप्टर को 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर पाओ, ठीक है। चलिए, अ फ्यू लेयर्स ऑफ अ सेल beneath the epidermis are generally simple permanent tissues, ठीक है। जो सेल्स के थोड़ा सा नीचे एपिडर्मिस जो होता है, यानी जो लेयर्स होती है, वो बेसिकली क्या होती है, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। यानी पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो पैरेन्काइमा होती है, जो हमारे पास यहाँ पे देखोगे ये पैरेन्काइमा दिख रही है, यहाँ पे जो लेयर है ये वाली, ये पूरी ग्रीन वाली जो लेयर है, ये बेसिकली क्या है, ये परमानेंट टिश्यूज है, ये कभी चेंज नहीं हो रहे, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ
रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। इसके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिन होती है, बट ये अनस्पेशलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट टिश्यूज है। अब इनका कोई खास काम हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में नहीं है। दे आर लिविंग सेल। परमानेंट तो है बट वो लिविंग है, मतलब फिक्स हो चुका है कि वो क्या काम करेंगे, बट वो लिविंग है। अब वो शिफ्ट नहीं कर सकते। दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, जिसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अगर यही सेल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में होता था केमिस्ट्री में तो उसको हम कहते थे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहां सेल्स के बीच में है तो हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर हो गया? आर फाउंड इन दिस टिश्यूज। दिस टिश्यूज जनरली स्टोर फूड। और ये टिश्यूज क्या स्टोर करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? बहुत बढ़िया। चलिए बस अब बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, इसको भी पढ़ते हैं जल्दी से। और देखो पूरा का पूरा चैप्टर मेरा एक लेक्चर में पढ़ाने का मकसद ये है ना कि आप जब भी पढ़ने आओ तो आपको पता हो कि यार यहाँ पे ना पूरी चीजें हैं। मतलब पढ़ रहे हो तो चलो पूरा लेक्चर कंप्लीट है एक ही वीडियो में। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 अभी बना दिया, पार्ट 1 फिर एक हफ्ते बाद है, 4-5 वीडियो ऊपर नीचे चला गया, वो नहीं है ऐसे। इसलिए मैं पूरी, चाहे वो 2 घंटे की वीडियो बने या 2.5 घंटे की, मैं एक साथ बना रहा हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आप थोड़ा पार्ट 2 पेज पढ़ना चाहते हो 2 पेज का पढ़ के कल बाकी नेक्स्ट पढ़ लेना, फिर पूरा पढ़ लेना। और रिवीजन के टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स chlorophyll and perform photosynthesis and then it is called क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? क्लोरेनकाइमा एक टाइप का टिश्यू होता है जो एक टाइप का टिश्यूज होता है जो क्या रखता है भाई? वही ग्रीन पिगमेंट, क्या? क्लोरोफिल। क्लोरेनकाइमा, क्लोरीन, दोनों नाम जुड़े हुए हैं, यानी क्लोरेनकाइमा के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब एक्वेटिक प्लांट की बात करें जो पानी के अंदर होते हैं, लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं उनके अंदर लार्ज होल्स होते हैं, नहीं समझ लो कि एक गैप होता है पैरेन्काइमा के अंदर जिसके अंदर एयर भरी होती है टू हेल्प देम फ्लोट, और इसी वजह से वो फ्लोट करते हैं। जैसे तुमने एक पौधा देखा होगा जलकुंभी, देखा है? या तुमने एक मार्केट में जब जाओगे ना सब्जियां लेने तो कमल कंडी मिलती है, कमल गट्टा या कमल कट्टी ऐसे कुछ कहते हैं, लंबा सा होता है। उसको किसी दिन काट के देखना या तोड़ के देखना, अंदर बहुत सारा गैप होता है। और वो गैप क्यों होता है? ताकि उसके अंदर एयर भरी रहे और वो पानी में फ्लोट करता रहे। क्लियर? सच अ पैरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल एरेन्काइमा। अब इस टाइप का जो भी पैरेन्काइमा होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं, जिसके अंदर कह सकते हो कि लार्ज एयर कैविटीज होती है, उसको हम बोलते हैं एयर, AER, वैसे तो AIR स्पेलिंग होती है बट एरेन्काइमा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर भरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लार्ज एयर कैविटी है। इसीलिए जिनके अंदर, जिस पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज एयर कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। यानी द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट वो किसकी वजह से है? वो परमानेंट टिश्यू की वजह से है, दूसरे टाइप के परमानेंट टिश्यू जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉलेनकाइमा। यानी कॉलेनकाइमा का काम क्या हुआ? कॉलेनकाइमा का काम हुआ प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना। आंधी आ रही है, प्लांट झुक जा रहा है, इधर झुक जा रहा है, लेकिन प्लांट टूट नहीं रहा है। और वो प्लांट टूट जाते हैं जिनका कॉलेनकाइमा वीक हो जाता है। बात समझ में आई? एंड इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। और इसी रीजन है कि जो प्लांट्स के स्टेम्स हैं जो वो क्या हो जाते हैं? आराम से बेंड हो जाते हैं। रीजन? क्योंकि इनके पास कॉलेनकाइमा है, और कॉलेनकाइमा स्ट्रेंथ नहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। भाई मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल सपोर्ट का यही मतलब हुआ जो आपको सीधा खड़ा रखने में हेल्प करे, यही तो मतलब हुआ। हेल्प कर रहा है, आप झुक जा रहे हो ऐसे, फिर वो खड़ा कर दे रहा है, झुक जा रहे हो फिर खड़ा कर दे रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको। वी कैन फाइंड
दिस टिश्यूज इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। और हम ये भी देख सकते हैं कि सेम टाइप का टिश्यू लीफ में भी होता है, क्योंकि लीफ भी क्या होती है, लीफ को जब बेंड करो वो नहीं टूटती, जब पूरा बेंड करो तभी टूटती है, अदरवाइज वो नहीं टूटती, वापस से सेम पोजीशन में आ जाती है। एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग एंड elongated and irregularly thickened at the corner। और तुमने देखा होगा कि जो हमारी लीव्स होती है ना, लीव्स जो होती हैं ये इस वाले पॉइंट पे, इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे देखोगे ना तो बहुत थिक होती है, बहुत थिक होती है। सबसे ज्यादा मोटी कहाँ पे होंगी, यहाँ पे, और धीरे धीरे नीचे किनारे आते आते थिक होती जाती है। क्यों? क्योंकि वही फंक्शन है, उसी वजह से वो क्या हो पा रही है, बेंड हो पा रही हैं। एंड देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें क्या होता है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस तुम्हें देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो हमारा ये सेकंड पेज था, थर्ड पेज था, सेकंड थर्ड पेज था, थर्ड पेज भी हमने पूरी तरह से यहाँ पे क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पेज की तरफ। देखो ये हमारे पास उन्हीं प्लांट सेल्स के बारे में, मतलब लीफ सेल्स, प्लांट सेल्स सबके बारे में बताया। ये जो पहला फिगर है ये हमारा पैरेन्काइमा। अच्छा देखो हम बात कर रहे थे किसकी, इंटरसेलुलर स्पेस की, कि इनके टिश्यूज के बीच में कितना ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें होता है। सबसे जो पहला ए नंबर वाला फिगर है ये किसका है, पैरेन्काइमा का। और पैरेन्काइमा के बीच में देखो सिर्फ डॉट के बराबर का क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। दूसरा क्या है, कॉलिनकाइमा। ये वाला क्या है, कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा में देखो क्या चीज तुम्हें मिलेगा, बड़े बड़े क्या देखने को मिल रहे हैं, वैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा एयर भरा रहता है। इसमें सेल वॉल देखने को मिल रही है, तुम देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियाई देखने को मिल रहा है, और वॉल के किनारे किनारे थिकनिंग सब्सटेंस भी है जो वॉल को सपोर्ट कर रहा है। जहां से वॉल बेंड हुआ है देखो यहाँ पे, इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ लगा भी हुआ है। बात समझ में आई? तीसरा हमारे पास फिगर है सी का पहला वाला, स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा में देखोगे तो थिक लिग्निफाइड वॉल है, मतलब इसकी वॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा, इतनी है कि हल्का सा करो टूट जाएगी। इसके बाद फर्स्ट, अच्छा ये क्या था, सी वाला था, सी का फर्स्ट था। और हमारे पास देन क्या हो गया, हमारे पास कहाँ गया, हाँ स्क्लेरेन्काइमा मैंने बताया था दो टाइप के। पहला क्या था, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये मतलब सेम ये सेल और ये सेल दोनों सेम ही सेल है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब एक बार इसको, जैसे ये सेल है तो एक बार इसको ऐसे काटा गया, जैसे पेन मान लो, एक बार इसको ऐसे काटा गया है और एक बार इसको ऐसे काटा गया है। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें इसको ऐसे काटा गया है और ये वाला इसमें ऐसे काटा गया है। यहाँ पर देखोगे तो नैरो ल्यूमेन दिख रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा किनारे से पतला होता हुआ, और लिग्निफाइड थिक वॉल देखोगे तो काफी ज्यादा थोड़ी सी थिक दिख रही है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे प्लांट सेल थे जिसको हमने अच्छे से एक्सपेंड करके यहाँ पर देखा है। डायग्राम्स इसका बनाने को आ सकता है, तो मेक श्योर इसके लेबलिंग और डायग्राम बनाना दोनों सीख लेना। क्लियर? चलिए अब यहां पर आते हैं। Yet another type of permanent tissues is sclerenchyma. Sclerenchyma ये भी एक टाइप का परमानेंट टिश्यूज है, एंड इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड द स्टिफ। ये प्लांट को हार्डनेस और स्टिफ मतलब टाइटनेस प्रोवाइड करता है। एंड वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। कोकोनट के ऊपर देखा है हस्क लगा रहता है, वो हस्क क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, टाइटनेस प्रोवाइड करता है। एंड इट इज मेड ऑफ द स्क्लेरेन्काइमटस। ये किससे बना होता है, ये जो हमारे पास जो कोकोनट के ऊपर हस्क लगा रहता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है स्क्लेरेन्काइमेटस से। किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज से। एंड द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। और ये कौन से टिश्यूज होते हैं, ये डेड टिश्यूज होते हैं। बात समझ में आई? एंड दे आर लॉन्ग एंड द नैरो एज द वॉल ऑफ थिकेंड वॉल एंड आर थिकेंड ड्यू टू लिग्नाइट। और लिग्नाइट की वजह से ये बहुत ही ज्यादा नैरो होते हैं, लॉन्गेट होते हैं किनारे के साइडों पे, तुमने देखा होगा। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक एंड देयर इज नो इंटर स्पेस इनसाइड द सेल। और इनकी जो सेल्स होती हैं, किनकी सेल्स, किसकी सेल्स की हम बात कर रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है इसकी जो सेल होती है, ये सेल बहुत ही ज्यादा, इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये बहुत ही क्या होता है, ना के बराबर, मतलब
होता ही नहीं है, मान लो नहीं होता बिल्कुल भी। एंड दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वैक्यूल्स बंडल्स। हमने जो ऊपर वैक्यूल्स देखे थे उसके अराउंड में किनारे किनारे क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन द वेन्स ऑफ लीव्स। एंड तुमने देखा होगा जो लीव्स होती है ना, लीव्स, इसमें तुम्हें एक तो ऐसे दिखाई देगा, इसके अलावा भी पतली पतली ऐसे वेन्स जाती हुई दिखाई देती है पूरे लीव्स के अंदर। देखा है कभी, ध्यान दिया है? तो ये वेन्स जो होती है ना, यही वेन्स क्या होती हैं, देखो, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ट्स कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। और ये जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा होता है ये कहाँ मिलता है, इसकी वेन्स में मिलेगा। जो इनके सीड्स होती है उसको टफनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे चना हो गया, चने में क्या है, चने में स्क्लेरेनकाइमा है, क्योंकि चना टफ है, लेकिन जब उसको हम पानी में डालते हैं तो स्प्राउट निकल जाता है। बात समझ में आई? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ, हार्डनेस या स्टिफनेस प्रोवाइड करना। क्लियर है यहां तक स्क्लेरेनकाइमा का वर्क? इसके बाद एक्टिविटी 6.3 है जो हम अलग से दूसरी सीरीज में करने वाले हैं। अब आगे आते हैं, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई है, और वो क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। तो तुमने एपिडर्मिस जब देखा, यानी सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो एपिडर्मिस थी, जब तुमने उसको देखा तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी वो किससे बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनी हुई है, जो होता है हल्की सी, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है। एंड इन सम प्लांट्स लिविंग in the dry habitat the epidermis may be thicker since protect against water loss in critical। अब समझो, इस चीज को समझो। एक तो तुम अपने घर के नॉर्मल प्लांट्स को देखो और प्लस कैक्टस को देखो। कैक्टस बेसिकली ग्रो कहाँ होता है, कैक्टस ग्रो होता है हमारे राजस्थान या डेजर्ट एरिया के अंदर, है ना। अब उस डेजर्ट वाले अंदर वहां तो पानी वैसे भी कम है, और अगर प्लांट्स ने पानी कहीं से ले लिया और ऊपर धूप निकल गई तो प्लांट्स के अंदर का पानी वेपोराइज हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा प्लांट्स के अंदर, प्लांट सूख जाएगा और एक दिन बेचारा ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। इसके लिए प्लांट्स ने दिमाग लगाया, खासकर डेजर्ट प्लांट के ने दिमाग लगाया जहां पर पानी कम होता है। उन्होंने क्या किया, जो एपिडर्मिस की लेयर थी ना, एपिडर्मिस की लेयर जो नॉर्मल बहुत ही थिक होती थी उसको थिन कर दी। कैक्टस में देखो ऊपर की लेयर कितनी ज्यादा टफ होती है, इतनी कि तुम तोड़ना चाहो तो जल्दी टूटे ना, इवन कांटे वगैरह और चुभ जाए, वो तो अलग चीज है कांटे वगैरह, लेकिन लेयर बहुत टाइट होती है। क्यों? ताकि वाटर लॉस ना हो पाए, वाटर लॉस होगा प्लांट जल्दी सूख जाएगा। और उतने टफ स्किन के साथ भी जब तुम कैक्टस को काटते हो ना, अंदर बहुत सारा मॉइस्चर मिलता है, बहुत सारा क्या कहते हैं, मतलब लिक्विड सब्सटेंस मिलता है, देखा है ना। उसी चीज को क्या करता है एपिडर्मिस, इसीलिए क्योंकि वहां के एपिडर्मिस को ये बहुत ज्यादा थिक कर देता है। समझ में आ गई बात? चलिए इस पेज के राइट साइड वाले फॉर्म पे आते हैं, और यहां पर ये फिगर तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा देखो, अब यहां पर दो चीजें हम पढ़ रहे हैं, एक तो गार्ड सेल एंड द एपिडर्मिस सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल है और एपिडर्मिस सेल है। बेसिकली ये जो है वो लेटरल व्यू है और ये उसका सरफेस व्यू है। यही क्या कर रहा है, ये गार्ड सेल से लग रहा है कीड़े जैसा लग रहा हो, जो क्या कहते हैं, गोभी या मटर के अंदर जो कीड़े निकलते हैं ना, उस तरह से देखने में लग रहा है, देखो। बट ये लगा ऐसा है, बट एग्जैक्टली ये ऐसा है। तो ये बेसिकली गार्ड सेल है, ये स्टोमा है। स्टोमा का फंक्शन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जब इसको कुछ एक्सचेंज करना रहता है तो ये ओपन कर लेता है पोर, और जब इसको पूरी चीजें मिल जाती हैं, सब्सटेंस मिल जाता है, तो वापस से क्लोज कर लेता है। बात समझ में आ गई? ओपन और क्लोज करता है जिससे एक्सचेंजेस हो पाते हैं गैसेस और वाटर का, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और यहां पर देखो हमें मिलेगा पढ़ने को, क्या जानने को मिलेगा। तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन secreted a waxy water resistance layer on their outer surface, and this adds the protecting against the loss of water, mechanical injury and the invasion by the parasitic fungus। तुम कभी भी प्लांट्स की कोई लीफ लेना प्लांट्स की, और ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लगाना, बस उसको हाथ पे ऐसे धीरे धीरे रब करना। तुम देखोगे ना उसके ऊपर एक वैक्स टाइप का स्ट्रक्चर होगा,
वैक्स टाइप का जो बहुत स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा उसको। बेसिकली वो प्लांट से ही रिलीज होता है, और वो जो हमने ऊपर पोर्स दिखाए थे जो ओपन और क्लोज हो रहे थे वो उन्हीं में से रिलीज होता है, और जो हमारे लीव्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर लगा देता है। अब ये क्या काम करता है, ये 2-3 तरीके का काम करता है। पहला तो वाटर लॉस से बचाता है, ऊपर हमारा वैक्सी लेयर जम गई तो वाटर लॉस कम होगा। दूसरा, पैरासाइटिक जो प्लांट होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी अपने आप को सेफ रखा है। एंड थर्ड, अगर कोई पार्ट खराब हो रहा है उस लीफ का या उस प्लांट्स का तो उससे भी उसको बचाता है, ठीक हमारी अपनी बॉडी की तरह कि जब हम क्या करते हैं हमें कहीं इंजरीज वगैरह होती है तो वहाँ क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है। तो उनका ये क्या है, वो रेगुलर का प्रोसेस है, उनकी कोटिंग अपने आप चल रही है जिससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बात समझ में आई? एंड सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल और टू प्ले, यानी ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। सेल ऑफ एपिडर्मिस टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। और ये जो लेयर प्रोवाइड करता है ना, कौन? एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिकल टिश्यू जो होता है, जो लेयर प्रोवाइड करता है, ये कंटिन्यूअस प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिंगल इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस को छोड़े हुए। बात समझ में आई? एंड आई थिंक यहाँ बारिश होने लगी, बहुत अच्छी सी और तगड़ी सी धूप निकली हुई है, लेकिन स्टिल बारिश हो रही है, मजा आएगा आज। चलो लेक्चर और कंटिन्यू करते हैं। एंड मोस्ट एपिडर्मिकल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, often their outer and the side wall are thicker than the inner wall। यानी उसकी आउटर वॉल जो होती है ना एपिडर्मिकल सेल की, एपिडर्मल टिश्यू की, वो आउटर सेल लेयर जो होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, अंदर की वॉल थिन होती है, मतलब अंदर वाली पतली होती है, बाहर वाली थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स कंटिन्यूअसली बन रही है, एक्सक्रीड हो रहा है, एक्सक्रीड से लेयर बन रही है। वैक्सी जो नेचर मैंने बताया था प्लांट्स का या लीव्स का, वो ऊपर अपने आप बन रहा है वहां पे। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। we can observe small pores, hairs, and there in the epidermical of the leaf, and these pores are called स्टोमा। हमने देखा है कि बेसिकली हमारे पास जो प्लांट्स होता है उनकी जो लीव्स होती हैं खासकर उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तब आपको वहां देखने को मिलेगा। तो वो क्या करती है, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ प्रोवाइड करती हैं, एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमा। और उन जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं छोटे छोटे, उनको हम स्टोमा बोलते हैं। एंड स्टोमा आर इंक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल। तुमने देखा होगा कि जो स्टोमा होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, तो 2 किडनी शेप्ड सेल है ये, और इसी की तरह से स्टोमा दिखता है। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। एंड दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस। मैंने क्या बताया था, स्टोमा क्या काम करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है विद द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसी की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर करते हैं। मतलब प्लांट्स क्या करता है, रेस्पिरेशन कर पाता है। ट्रांसपिरेशन वर्ड, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और इसी की वजह से वाटर भी क्या होता है, प्लांट्स के अंदर और बाहर जाता है। बेसिकली वाटर का लॉस होता है, प्लांट इसके थ्रू अंदर, मतलब वाटर जो है इसके थ्रू अंदर नहीं जाएगा, वाटर से यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। जैसे गर्मियां बहुत ज्यादा हो गई तो प्लांट क्यों सूख जाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर का वाटर क्या हो गया, लॉस हो गया। एंड ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमा, और ये चीज स्टोमा के थ्रू भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, जिसमें हमें समझ में आया बेसिकली कि प्लांट्स जो होते हैं वो धूप में सूख क्यों जाते हैं। तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लांट्स धूप में सूख क्यों जाते हैं। उसका रीजन यही है भाई, क्योंकि उसके स्टोमा के पोर्स खुले रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपोराइज होकर बाहर की तरफ चला जाता है, यानी प्लांट्स के अंदर वाटर लॉस हो जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। जब बारिश होती है ना तो पता है एसी की जो हवा आती है ना वो अलग टाइप की ठंडी देना शुरू करती है, मतलब ऐसा लगेगा बस बंद कर दो, ठंडियां शुरू हो गई हैं। और आज तो अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है। चलिए, एपिडर्मिकल सेल ऑफ द रूट्स। और पता है मेरे यहाँ क्या एक ऑप्शन हमने बच्चों को दे रखा है, मतलब तुम्हें पता ही होगा हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे जब बारिश होती है ना तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो तो आ जाते हैं, मतलब छाता लेकर रेनकोट लेकर वो आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो नहीं आते हैं वो उस दिन ऑनलाइन में आते हैं, और ऑनलाइन में आके ना उनका अलग नेचर दिखता है। मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने बच्चे से कहा, बच्चे होम बटन पे क्लिक करो, कुछ प्रॉब्लम थी उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, मैंने कहा होम बटन पे क्लिक कर लो, कह रहा है सर होम बटन नहीं मिल रहा मोबाइल का।
अब अनफॉर्चुनेटली उसके साथ दुर्भाग्य गया था, उसका घर मुझे पता था क्योंकि वो पास में रहता है कोचिंग के। मैंने कहा ठीक है, जब निकल देंगे ना यहाँ से, शाम को जब छुट्टी होगी 9 बजे, रात को जब घर जाएंगे, मैं तुम्हारे घर होते जाऊंगा और तुम्हें बता दूंगा कि होम बटन कहाँ पे मिलता है मोबाइल का। एंड पता नहीं क्यों इंस्टेंटली उसको होम बटन भी मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिकल सेल ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जो एपिडर्मिकल सेल है इसका काम क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। कॉमनली बियर लॉस हेयर लाइक parts that greatly increase the total absorption of the surface area। अब एक ऐसी चीज समझो, किसी भी जगह पर अगर हमें उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो हमें उसमें टाइनी हेयर्स बना देने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सर्कल है और हमें इसका एरिया इंक्रीज करना है, तो हम इसमें छोटे छोटे हेयर्स निकाल दें। अब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि इनमें जो हेयर्स है ना, वो हेयर्स क्या हो जाएंगे, उनका भी सरफेस एरिया काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिकल सेल है ये क्या करते हैं, जनरली जो लीव्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स निकाल देते हैं, स्टेम के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स निकाल देते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से इनका फायदा क्या होता है कि ये टोटल एब्जॉर्प्शन जो होता है सरफेस एरिया का वो इंक्रीज कर देते हैं। बात समझ में आई? टोटल एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगा। एंड इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिक हैज द थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ, जो कह सकते हो केमिकल सब्सटेंस, वो कोटिंग जो हमने बताया था कि थिक एक वैक्सिंग लेयर जम जाती है, वो क्या होती है, क्यूटीन होती है, CUTIN। क्यूटीन नाम का एक वैक्स होता है जो प्लांट्स रिलीज करके अपनी लीव्स और स्टेम के ऊपर कवर कर लेते हैं अपने आप को, एंड विद द वाटर प्रूफ क्वालिटी। और ये क्या करता है, ये जो वैक्सी लेयर है ये वाटर प्रूफ बना देता है, मतलब बाहर से वाटर को अंदर नहीं आने देगा, और डेजर्ट वाला एरिया है तो बाहर से तो अंदर आना ही नहीं है और अंदर से बाहर ये जाने नहीं देगा। सो इन ऑन इट आउटर सरफेस, एंड कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन ऑफ दिस, तो क्या तुम इसके रीजन को समझ सकते हो? यस, अगर ज्यादा हुआ, ज्यादा अंदर का मॉइस्चर बाहर गया तो प्लांट हमारा सूख जाएगा। Is the outer layer of the branch of the tree different from the outer layer of a young stem? इनके कहने का मतलब क्या है, अगर एक पुराना प्लांट है जिसकी जो ब्रांचेस है उसके सेल्स, यानी उसके जो हमारे पास कहां गया, हाँ, उसकी जो लेयर है उस लेयर को कंपेयर कर रहे हैं एक नॉर्मल न्यू ग्रोथ प्लांट के पूरी की पूरी स्टेम से, क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? इस चीज को समझते हैं अब हम। चलो, तो लिखा हुआ है यहां पर एज प्लांट ग्रोथ ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा हो जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगोस सर्टेन चेंज। तो जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है ना वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है। तुमने देखा होगा नए प्लांट्स के ऊपर की जो स्टेम के ऊपर जो कवरिंग होती है बहुत सॉफ्ट होती है अभी, लेकिन जो पुराना प्लांट हो चुका है, जो पुराना ट्री बन चुका है, अब उसमें देखोगे तो उसके किनारे की जो लेयर होती है बहुत ज्यादा टफ होती है। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cell which constitute a cork। यानी तुमने देखा है, ये वर्ड याद है ना सेल वाले चैप्टर में, कॉर्क लेकर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था और वहां से फिर उन्होंने सेल को देखा था कि सेल कितने कैसे होते हैं, किस तरह से सेट होते हैं। तो बेसिकली जो ओल्ड प्लांट्स हो जाते हैं उनके ऊपर मेरिस्मेटिक टिश्यू की एक और लेयर जमने लगती है जिसकी वजह से वो कॉर्क फॉर्म कर देते हैं, एंड सेल ऑफ कॉर्क आर डेड। और ये जो सेल होती है कॉर्क की वो डेड होती है, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, और वो कॉम्पैक्ट मतलब अच्छे से टाइटली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सेबेरियन इन देयर वॉल, और उनके वॉल्स के ऊपर एक सेबेरियन नाम का एक और सब्सटेंस होता है, एंड दैट मेक्स देम impervious to gas and water। मतलब वो गैस और वाटर के एक्सचेंज को रोक देता है, मतलब प्रॉपरली उसका एक्सचेंज होने नहीं देता है। क्लियर है यहां तक? ये इसी का डायग्राम बना हुआ है, चलो डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका यहां पर देखो क्या है, रिप्यूटेड एपिडर्मिस है और ये कॉर्क सेल है जो छोटी छोटी बन गई है, और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, यानी स्टेम के ऊपर की वो लेयर जो उसके पूरे के पूरे प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। समझ में आया?
इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड until now all the mode of the one type of the cell which look like each other, such tissues are called simple permanent tissues। हमने अभी तक जितने भी टिश्यूज देखे परमानेंट टाइप के, वो सब के सब सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे, क्योंकि उनके देखने सिर्फ उनके थोड़े थोड़े फंक्शन चेंज थे, बट बेसिकली वो देखने में या उनका बेसिक कोर फंक्शन सेम था, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करने के काम कर रहे थे। एक अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। इनका टाइप अलग है, इनका फंक्शन अलग है और इनके काम भी अलग अलग हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ध्यान से समझना, इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जितने भी इसमें फंक्शंस होंगे वो सब कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, मतलब सब के सब टिश्यूज एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और ये इनके डिफरेंसेस वगैरह पूछते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछते हैं, किसके, जाइलम और फ्लोएम के। ये दो टिश्यूज हैं एंड दीज आर परमानेंट कॉम्प्लेक्स टाइप टिश्यू। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मतलब कहने का मतलब परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के, जाइलम एंड फ्लोएम। बात समझ में आई। एंड दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूएट द वैस्कुलर या वस्कुलर बंडल्स। और ये हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल बंडल्स फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेंगे, यानी ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर तुम्हें बंडल्स फॉर्म में, मतलब हर जगह प्रोवाइड मिलेंगे। ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं आगे हम। एंड आई थिंक हम इस पेज के इस तरफ आ चुके हैं, अब दूसरे साइड चलते हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो इस distinctive feature of the complex plant on that has made possible their survival in the terrestrial environment। यानी प्लांट्स को, हर प्लांट्स का एनवायरनमेंट देखो अलग अलग होता है और हर प्लांट्स अपने अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव भी कर लेता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर डेजर्ट वाले प्लांट को मैं यहाँ लाकर ग्रो करूंगा तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा, हो सकता है उसमें ग्रोथ उतनी अच्छी ना हो, बट स्टिल वो सरवाइव कर लेगा। ये नेचर किसका है, ये नेचर है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर उसको सर्वाइवल मोड पे लेकर आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स अपने हर स्पेसिफिक टाइप के रीजन में सरवाइव करने के लिए रेडी होता है, अपने स्पेसिफिक टाइप के रीजन में। और वो किस वजह से आता है, जस्ट बिकॉज अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के ऊपर। फिगर 6.3 में शो किया गया है, अ सेक्शन ऑफ अ स्टेम, कैन यू सी द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन द वैस्कुलर बंडल। और तुमने वहां पर देखा होगा, या भी हम देखेंगे कि वहां पर डिफरेंट टाइप के वस्कुलर बंडल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट टाइप लाइन पे आते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट लाइन क्या कह रही है यहाँ पर, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रांचिट्स। जाइलम क्या कंसिस्ट करती है, ट्रांचिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। यानी जो जाइलम है इसके पास टोटल 4 चीजें होती है। पहला क्या, वेसल्स, ट्रांचिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, ट्रांचिट्स एंड द वेसल्स हैव थिक वॉल। इन दोनों के पास क्या होती है, ट्रांचिट्स एंड द वेसल्स, इनके पास थिक वॉल होती है। एंड मेनी आर डेड सेल्स, और बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। व्हेन मैच्योर, और जब ये हमारे पास ट्रांचिट्स और वेसल्स जो होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड सेल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एंड जो ट्रांचिट्स होता है एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ट्यूब की तरह होता है। एंड दिस अलाउ देम टू सब ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। यानी हमारे पास जो हमारे पास ट्रांचिट्स और वेसल्स हैं, इनका मेन काम क्या है, वाटर को नीचे से ऊपर पहुंचाना, मतलब वर्टिकल मोशन देना वाटर को या फिर मिनरल्स को। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड्स, अब पैरेन्काइमा क्या स्टोर करती है, फूड करती है। एंड द जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, और जाइलम काइमा क्या है, वो जाइलम फाइबर जो है वो मेनली
सपोर्टिव फंक्शन है, मतलब वो उसको और ज्यादा सपोर्ट करती है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। देखो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास जाइलम की बात हो गई, हमारे पास दो तरह के थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में और जाइलम के चारों पार्ट और उनके फंक्शन हमने देख लिए। अब हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम किससे बना होता है बेसिकली, ध्यान से देखो, समझदारी से समझना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम जो है उसके पास टोटल 5 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। बात समझ में आई? ये टोटल 1 2 3 4 5 टाइप के सेल्स इसके पास होते हैं। एंड जो हमारे पास पहला है सीव ट्यूब, सॉरी पहले सीव ट्यूब की बात कर लेते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल विच परफॉर्म विद परफोरेटेड वॉल्स। मतलब इसके पास बेसिकली जो हमारे पास ट्यूबुलर है, जो हमारे पास सीव ट्यूब है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके पास एक वॉल भी होती है। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। हमारे प्लांट्स का सबसे ज्यादा फूड बनता कहां पर है, लीव्स में, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस वहां पर हो रहा है तो प्लांट्स का फूड भी वहीं स्टोर होगा। वहां से पूरे प्लांट्स के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम पूरे प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, क्योंकि फ्लोएम फाइबर को ये प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? अदर प्लांट्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, क्योंकि अदर जो हमारे पास फ्लोएम सेल्स हैं वो लिविंग सेल है। बात समझ में आई कि हमारे पास हमने देखा कि फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड्स को फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। समझ में आ गई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखो डायग्राम्स दिया हुआ है, ट्रांचिड्स का डायग्राम दिया हुआ है, वेसल्स का दिया है, जाइलम पैरेन्काइमा का दिया हुआ है। बात समझ में आई? देखो यहाँ पर पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब छोटे छोटे डॉट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, वेसल्स में भी छोटे छोटे पिट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट तुम्हें लर्न भी होने चाहिए, कौन कौन से हमारे पास लेबलिंग कहाँ करनी होती है, प्लस दूसरी चीज कि इनको डायग्राम बनाने को भी सीख लेना, आते हैं इसके डायग्राम। क्लियर? अभी तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम को देने लगे हैं और बहुत अच्छे से वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कलरफुल डायग्राम्स आ गए। बहुत पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब ऐसा कुछ नहीं था, तब सिंपल चीजें चलती थी, बस सिंपली काम चल रहा था और ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो ऊपर लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था कि फ्लोएम का एक सेक्शन यहाँ पर लिखा होगा, जिसमें से देखो सीव प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर देखोगे सीव प्लेट्स लगी, पेन तो ले लूं, यहाँ पर तुम्हें सीव प्लेट्स देखने को मिल, अब ये भी यहीं पे आ जाएगा भाई साहब, इनको हटाने दो पहले। चलिए सीव प्लांट्स देखो, सीव प्लेट्स यहाँ लगी हुई है, सीव ट्यूब्स देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बुक में देखना तो बुक में फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो सकता है, देखने को मिल जाए। यहाँ बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है ना, तो इसलिए हो सकता है फिगर तुम्हें क्लियर ना दिख रहा हो। फ्लोएम पैरेन्काइमा तुम्हें यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है इस पार्ट में। कंपेनियन सेल यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा पूरी की पूरी। तो ये बेसिकली क्या है, सेक्शन ऑफ फ्लोएम है, इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस लेबलिंग याद कर लेना, लेबलिंग से तुम्हारा काम हो जाएगा। ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सेल है। नाउ हमारा ये पेज भी खत्म होता है एनसीईआरटी का, हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमारा मेन टॉपिक क्या है, एनिमल टिश्यूज, क्योंकि हमने प्लांट टिश्यूज पूरी तरह से खत्म कर लिए। प्लांट टिश्यू में क्या क्या चीजें थी हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे एनिमल टिश्यू कि हमारा एनिमल टिश्यू क्या होता है। चलिए तो एनिमल टिश्यूज क्या है, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम ब्रीथ करते हैं तो यहाँ पर हाथ रख के देखोगे, ब्रीथ कर रहे हैं तो चेस्ट हमारा पंप आउट पंप इन ऐसा हो रहा है कुछ। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, अब ये बॉडी पार्ट्स मूव कैसे कर रहे हैं, फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल। और हमारे बॉडी पार्ट्स कभी भी जब फूलते हैं या सिंक होते हैं तो उसके लिए एक ही सेल काम में आता है, दैट इज कॉल्ड मसल सेल। And the contraction and the relaxation of these cells result in movement। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर कभी भी अगर मूवमेंट्स हो रहा है, कौन से टाइप का मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन
और रिलैक्सेशन। तो ये मूवमेंट सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमारे पास है मस्कुलर सेल। उसका रीजन हमारे पास क्या है? मस्कुलर सेल, या कह सकते हो मसल सेल, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल सेल ही क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? दो चीजें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। बात समझ में आई? अच्छा, ये हमारे जो लिखा हुआ है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक्चुअली फील करते हैं कि हमारा चेस्ट जो है वो मूवमेंट कर रहा है। तो इसके लिए ये कैसे जिम्मेदार है, इस चीज को देखते हैं। देखो, ये हमारा स्टमक है। स्टमक का एक छोटे से पार्ट को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और स्टमक के इस छोटे से पार्ट को और ज्यादा जूम किया गया है। तो यहाँ पर तुम्हें स्मूथ मसल फाइबर देखने को मिल रही है। ध्यान से देखना, अपनी बुक निकाल लेना, और तुम देखोगे यहाँ पे तो ऐसे 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 स्ट्रक्चर, अरे भाई मैंने रेड ही पेन ले लिया फिर से, हाँ, ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है। ये क्या है? ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे कि तुम एक धागा ले लो और उस धागे को मल्टीपल टाइम ऐसे रोटेट कर लो, बहुत सारे धागे हो गए, अब वो बहुत मजबूत हो गया। अब वो बहुत मजबूत हो गया, और मजबूत होने के साथ साथ वो तुम्हें स्ट्रेंथ भी दे रहा है। तो मसल फाइबर बेसिकली उसी की तरह होते हैं, और उसी की तरह ये वर्क भी करते हैं। समझ में आया मसल फाइबर क्या होता है? चलिए, तो अब आते हैं इसी पेज के दूसरे वाले साइड, यानी हम बेसिकली एनिमल टिश्यू के बारे में अब आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो हमने यहां पर देखा था कि जो हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो मूवमेंट करता है। कैसे मूवमेंट करता है, इस चीज को समझते हैं ध्यान से। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, भैया हम सबको पता है, ठीक है। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ये ऑक्सीजन जाती कहां पर है? It is absorbed in the lungs and then it transported to all the body cells। यानी कि सबसे पहले ये हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां पर? ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। मतलब हमने जो ऑक्सीजन इनहेल किया वो हमारे लंग्स में गया, लंग्स के पास हमारा ब्लड आया, और ब्लड क्या किया? उसको लेकर गया और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया। Why would cells need ऑक्सीजन? और हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? भाई पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि सेल इज ए लिविंग थिंग। सेल क्या है? लिविंग थिंग्स है। उसके पास अपना भी पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद है? The function of the mitochondria we studied earlier provides a clue to this question। अब ये जो हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, उसको एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं ना उसको एनर्जी का। उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? कहीं से तो मिल रही होगी। तो वो बेसिकली सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहां पे इन्होंने एक क्लू दिया है, blood flow and carries various substance from one part of the body to the other। सिंपल सी बात है, ब्लड क्या करता है? बहुत सारे पार्ट्स को, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड, कहां पर? सेल्स को देता है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्टेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी। किसके लिए? डिस्पोजल के लिए। तो ब्लड के दो काम है, एक तो हमारे बॉडी तक ब्लड, और ब्लड कह लो, ऑक्सीजन कह लो, और फूड पहुंचाना सारे बॉडी पार्ट्स तक। दूसरा, उन सारे बॉडी पार्ट से जो वेस्टेज मटेरियल है उसको लेकर आना, और किसको देना? हमारे लीवर को दे देना डाइजेस्ट करने के लिए, और प्लस हमारी किडनी को दे देना ताकि वो बाहर क्या हो जाए? डिस्पोज हो जाए हमारे बॉडी के। यानी ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम कर रहा है, क्लीन करने का काम कर रहा है। इसलिए हमें ऐसे ड्रिंक्स पीने चाहिए जो हमारे ब्लड को क्या करें? प्यूरिफाई करें। भाई कुछ तो हुआ था अभी, ये जूम हुआ था अभी, है ना? देखा तुम सबने, यहाँ पर भी जूम हुआ था। कैसे हुआ था ये मुझे नहीं पता। ये सीख गया मैं, सीख गया। देखो ये, अब तुम, अगर तुम्हें दिखाई नहीं देगा मुझे बताना, मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये मैंने कुछ नया सीखा आज इस बोर्ड में। चलिए, क्या लिखा हुआ है? ब्लड एंड द मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ अ टिश्यूज। जो ब्लड है और जो मसल्स है, ये दोनों टिश्यूज के ही एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म फंक्शन दे परफॉर्म, वी कैन थिंक द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues। यानी
कि हमारे बॉडी के अंदर यानी एनिमल बॉडी के पास कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सॉरी, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। ब्लड इज अ टाइप ऑफ क्या? कनेक्टिव टिश्यूज एंड मस्कुलर इज अ फॉर्म, सॉरी, मस्कुलर फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यूज। यानी जो ब्लड है वो हमारा कनेक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है और जो मसल्स है वो मस्कुलर टिश्यू में चले जाते हैं। क्लियर है? सिंपल सी चीज। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास था एपिथेलियल टिश्यूज, इसको समझते हैं अच्छे से कि एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली होता क्या है और इसके काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर। यहां तक क्लियर है सबको? देखो, अगर यहां तक तुमने लेक्चर देखा है तो ऑलरेडी तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो अपने कमेंट्स जरूर किया करो लेक्चर्स के अंदर। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की नोट्स चाहिए या कुछ लेक्चर्स में कुछ और चीजें ऐड करनी है, और मैंने लास्ट में भी बताया था कि अगर तुम सबको टेलीग्राम का एक सेपरेट ग्रुप चाहिए ना क्लास 9th के लिए स्पेशली, तो मुझे बता देना, मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप यहाँ ऐड कर दूंगा ताकि हम पर्सनल लेवल पे मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। नोट्स वगैरह, पीडीएफ, ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी, ये सब तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली होता क्या है। तो देखो, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियम covers most organs and cavities within the body and also forms the barrier to keep different body system separate। देखो, एपिथेलियल टिश्यू होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टिश्यू। ये एक तरह का, जितने भी एनिमल्स की बॉडी होती है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? उसको कवर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देखो, इसका एग्जांपल क्या है? द स्किन। स्किन देख रहे हो, इस स्किन का काम क्या है? बाहर से सब्सटेंस को अंदर ना जाने देना और अंदर की चीजों को बाहर ना जाने देना, यही तो काम है। ये क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है। स्किन किसी तरह काम कर रही है? प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह। अगर मैं यहाँ हमारे कट लगा होता, ऑब्वियसली वहां पे इन्फेक्शन फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन फैलते, उन सब से हमारा ये टिश्यू क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है। एपिथेलियल टिश्यू उसको सेव रख रहा है। द स्किन, द लीनिंग ऑफ द माउथ, द लीनिंग या लाइनिंग कह लो, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, lungs, alveoli and the kidney tubules are also made of the epithelial tissues। यानी हर जगह जहां हमारी बॉडी के अंदर या आउटर साइड पे या स्किन पे प्रोटेक्शन का काम होता है, वहां पर काम करती है हमारी ये एपिथेलियल टिश्यूज। समझ में आया? अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीट। ये क्या करता है? टाइटली पैक्ड होता है और कंटिन्यूअस सीट होती है। तुम देखो, हमारे पूरी बॉडी पे जो स्किन है वो स्किन ऑल ओवर द बॉडी होगी। मतलब कहीं ऐसा नहीं कि यहां से थोड़ी स्किन हमारी खुली हुई है, यहां से स्किन खुली हुई है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होती है? टाइटली पैक्ड होती है और दूसरा क्या करती है? कंटिन्यूअस सीट की तरह होती है। एंड दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स बिटवीन देम। यानी कह सकते हो कि इसके बीच में बहुत ही कम यानी स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल्स होता है एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। और क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस सीट है, तो इंटरसेलुलर स्पेस तो हुआ ही नहीं। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ अ एपिथेलियम। यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है या बॉडी के बाहर कुछ जा रहा है, तो उसको एट लीस्ट एक लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज को क्रॉस करना ही पड़ेगा। यानी जब तुम्हें इंजेक्शन लग रहा है ना, तो वो इंजेक्शन तुम्हारी एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करके तब तुम्हारी बॉडी के अंदर जा पा रहा है। बात समझ में आई? सोचो, हम इंजेक्शन एपिथेलियल टिश्यूज को क्रॉस करके यूज करते हैं। अभी तो दुखता है यार, इंजेक्शन दर्द नहीं होता। तुम में से कितनों को इंजेक्शन का दर्द नहीं पता चलता? सच सच बताना, ऐसे हवाबाजी कोई नहीं करेगा मेरे सामने। ऐसा नहीं कि मतलब अरे सर मर्द को दर्द नहीं होता, भाई होता है। आओ मेरे पास, मैं मिलाता हूं तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना इस चीज को। लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द permeability of cells of various epithelials plays an important role in regulating the exchanging of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body। तो कुल मिला के एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है
कि रेगुलेट करता है, ये मतलब इस समझता है, रेगुलेट करता है कि किस मटेरियल को बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर एक्सचेंज करना है या फिर बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में एक्सचेंज करना है। ये उस चीज को रेगुलेट करता है, उस चीज को समझता है यहां पे। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelium is usually separated from the underlying tissues by an extracellular fibrous basement membrane। यानी अगर हम बात करें इसकी रिगार्डलेस द टाइप ऑफ सेल, मतलब टाइप ऑफ हम कह सकते हो कि अगर हम टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को छोड़ दें तो यूजली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस बेसिस पे, अंडरलाइंग टिश्यूज बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स के बेसिस पे हम इनके कई सारे पार्ट्स को समझ सकते हैं। और वो पार्ट्स क्या है, देखो डिफरेंट एपिथेलिया, समझते हैं इस चीज को, ऊपर करते हैं थोड़ा सा पेज को और डिफरेंट एपिथेलिया समझते हैं। तो डिफरेंट एपिथेलिया शोस डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कैरलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। हमने ऊपर देखा यहां पर एक चीज थी, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कुछ एपिथेलियल टिश्यू के बीच में, या कह सकते हो कि कुछ जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके पास कुछ अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है और उन्हीं मेम्ब्रेन्स के बेसिक पे हम उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। और डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्लस उनका अलग अलग यूनिक फंक्शन भी है जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इन सेल लीविंग ब्लड वेसल्स और लंग्स alveoli where transportation of substance occur through a selectively permeable surface and there is a simple flat kind। अभी समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती थी, परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती थी जो सेलेक्ट करती थी कौन सी चीज अंदर आएगी कौन सी चीज बाहर जाएगी, पिछले चैप्टर में याद है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि जो हमारे पास सेल लाइनिंग है, सेल लाइनिंग कह लो, ब्लड जो वेसल्स हैं और जो एल्वेली है, लंग्स एल्वेली कह लो, कि वो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज अंदर आनी है कौन सी चीज बाहर जानी है। तुमने एक चीज डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बचपन में पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि हमारे बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है ना फूड, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो अलग चीजों को वहां पे डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन कहीं और डाइजेस्ट हो रहा है, कार्ब्स कहीं और डाइजेस्ट हो रहा है और वहां से चीजों को लेते हैं। यानी वहां पर एक परमेबल मेम्ब्रेन है जो काम कर रही है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट हो पाएगा और प्रोटीन यहाँ से बाहर निकल पाएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे आते हैं, देयर इज सिंपल फ्लैट काइंड, और नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचते हैं, ऑफ एपिथेलियम एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। यानी जो सिंपल टाइप का हमारा एपिथेलियम है उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। समझ में आया, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। इसको हम, स्क्यूमा मींस होता है स्केल ऑफ स्किन, स्क्यूमा का मतलब क्या होता है, स्केल ऑफ स्किन, मतलब स्किन की तरफ। स्किन क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स फीचर नहीं। हमारा लंग्स है कॉम्प्लेक्स है, किडनी है कॉम्प्लेक्स है, हार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्किन क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं। हम पानी लेते हैं ऐसे रगड़ लेते हैं भाई साहब, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज हम समझते हैं इसको। और इसी एपिथेलियल टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। बात समझ में आ गई। यहाँ पर स्क्यूमा से देखो, एक पतली सी हमारी स्किन की लेयर है, स्किन को जब जूम करके देखोगे तो इसके छोटे से पार्ट को जूम करके देखोगे वो ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। स्टिफ्ड स्क्यूमस, यानी यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी लेयर है, मतलब ये इसको ऐसे लेयर, मतलब जैसे कैसे समझाऊं मैं, जैसे ये मान लो लेयर है, लेयर ऊपर से दिख रही है, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसी दिखाई देगी, लेकिन जब इसके साइड से लेयर को देखोगे तो वो तुम्हें ऐसी दिखाई देगी। बात समझ में आई। और वहां पर देखोगे तो क्यूबॉइड्स तुम्हें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, मतलब जो ऊपर से तुम्हें छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं वो एक्जैक्टली बॉक्स नहीं है, वो क्यूबॉइड्स हैं। बात समझ में आई। और क्लेटेड, मतलब ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो तुम्हें हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आई। बस तुम्हें क्या करना है, इनको पहचानना सीख जाना है और अच्छे से समझ लेना है। अब आते हैं यहां पर दूसरी वाली साइड, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। अब देखो आगे हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो है बेसिकली सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग। अब बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली जो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम है ये बहुत ही एक्सट्रीमली थिन होती है, बहुत पतली होती है
और बेसिकली पतली से मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रही है, इतनी पतली है कि लाइन ड्रॉ कर रही है बस। द ओइसोफेगस एंड द लीनिंग या लाइनिंग ऑफ दिस माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्यूमस एपिथेलियम, यानी जो हमारे पास ओसोफेगस है और जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ माउथ होती है, बेसिकली ये किससे होती है, बहुत ही ज्यादा कह लो कवर्ड होती है स्क्यूमस एपिथेलियम से। एंड अब इंपॉर्टेंट आ गया, द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम, यानी हमारी जो स्किन है ये भी किससे बनी हुई है, जो स्किन दिख रही है तुम्हें, ये स्किन भी किससे बनी हुई है, स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी हुई है। एंड स्किन epithelium cell are arranged in the many layers to prevent wear and tear, यानी हमारी जो स्किन है ये इसे मल्टीपल लेयर्स हैं। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि हमारी स्किन में बेसिकली कितनी लेयर्स होती है, ये तुम्हारा होमवर्क है, स्किन में कितनी लेयर्स होती है ये तुम्हें अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड बेसिकली मुझे ये बताओ जो लेयर्स होती है इसका काम होता है मेरी स्किन जो है वियर और टियर ना हो पाए, मतलब फट ना पाए, बेसिकली क्रैम्प्स वगैरह ना पाए, ये सारी चीजें ना हो। Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stiffed squamous epithelium, यानी कि अगर हमारी स्किन को देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्किन है, तो स्किन को देखोगे तो सबसे ऊपर वाली जो स्किन है ना वो सबसे ज्यादा टफ होगी, इसके नीचे वाली थोड़ी सी कम टफ होगी, थोड़ी सी कम कम और सबसे लास्ट वाली जो होगी वो बिल्कुल थिन लाइन की तरह होगी। मान के चलो कि बस एक लेयर है, उसका कोई खास मकसद नहीं है, मकसद तो है लेकिन फिर भी जैसे जैसे लेयर्स हम बॉडी के अंदर जाते रहेंगे हमारी जो लेयर्स होती है वो लेयर्स पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर। चलिए, तो व्हेन अब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रेशन अकर्स, ठीक है, जब हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होने लगता है, एज इन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट, वहां पर कैसी होती है, टॉल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट हो जाती है। एंड दिस कॉलमनर, या इसकी मीनिंग क्या होती है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बेसिकली क्या लिखा हुआ है टॉल, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिलर लाइक होगा। एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, और बेसिकली ये किसका काम करता है, ये लॉन्ग ट्यूब में इसलिए होता है ताकि ये फैसिलिटेट कर पाए मूवमेंट को अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, यानी एपिथेलियल बैरियर को भी क्या कर पाए, फैसिलिटेट कर पाए। एंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रेस द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आल्सो हैव सीलिया, यहां पर तुम्हें सीलिया भी मिलेगी। सीलिया का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, यहां पर तुम्हें छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, एंड दीज सीलिया कैन मूव their movement pushes the mucus forward to clean it। अब देखो इसको एक तरीके से समझाता हूं मैं, जैसे मान लो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब के अंदर छोटे 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 टाइनी हेयर्स हैं, मान लो छोटे 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 टाइनी हेयर्स हैं। अब ये हेयर्स क्या करते हैं, मान लो मैंने कोई एक चीज यहाँ पे रखी, तो ये हेयर्स क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये हेयर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये मोशन का काम करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में मोशन अपने आप को क्रिएट कर देंगे, वही चीज यहाँ पे लिखी थी। एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियर, और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, थिन लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसीलिए इस तरह के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आता है क्यूबिकल एपिथेलियम विद द क्यूब शेप्ड सेल, जैसे तुमने यहां पर देखा था, मैंने दिखाया था अभी तुम लोगों को, यहां पर देखो ये क्यूबॉइडल था डायग्राम में, थोड़ा सा छोटा करता हूं तब डायग्राम क्यूबॉइडल था यहाँ पे,
ये कॉलमनर वाला है जो छोटे छोटे पिलर्स की तरह था, जिसको हमने इस पैराग्राफ का फिगर ये है। अब इस पैराग्राफ का फिगर ये हम देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, cuboidal epithelium with cube shaped cell form the lining of a kidney tubular and the duct of the salivary gland where it provides mechanical support. Epithelial cell often acquire additional specialization as gland cells which can excrete substance at the epithelial surface, and sometimes a portion of this epithelial tissues fold inward and the multicellular gland is formed, and this ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो हमारे पास क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था ना, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी जो है हमारा एपिथेलियम ही है, बट ये कौन सा एपिथेलियम है, ध्यान से देखना, ग्रैंडुलर एपिथेलियम। क्योंकि किसका काम कर रहा है, ग्रैंड करने का काम कर रहा है, क्योंकि क्यूटिकल एपिथेलियम जो है वो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी, ये किडनी में, और किडनी का काम क्या है, चीजों को बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में फिल्ट्रेट करना, बहुत छोटे पार्ट में वो कस करती है और फिल्टर करके एक्सक्रीट का काम करते हैं, यूरिन एक्सक्रीट करने का काम करती है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, यानी ऐसे एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, ग्रैंडुलर एपिथेलियम। समझ में आया, छोटा सा फंक्शन था, और ये बेसिकली क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी क्यूब शेप्ड में होते हैं बेसिकली ये। बात समझ में आई। और कहां तुम्हें देखने को मिलेंगे, किडनी ट्यूबुलस में मिलेंगे, किडनी ट्यूबुलस में मिलेंगे तुम्हें देखने का, यानी किडनी की जो ट्यूब होती है तुम्हें वहां पर ये देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें, यानी हमारा जो एपिथेलियम था वो अब खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, कनेक्टिंग टिश्यू, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू कौन सा था, ब्लड। कनेक्टिंग टिश्यूज में क्या मिलता था हमें, ब्लड देखने को मिलता था। चलो इस चीज को यहां समझते हैं कि कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है और कैसे काम करता है। सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, हमें पता है। Why would to be called connective tissue? ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं भाई, सिंपल सा पता है, हर बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है किसके, सिर्फ एक चीज से, ब्लड से। A clue is provided in the introduction of this chapter. Now हटाते हैं इस चीज को, यहां से देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, the cell of connecting tissue are loosely packed and embedded in an intercellular matrix and the matrix may be jelly like fluid, dense or rigid। यानी हमारी बॉडी को जो चीज कनेक्ट कर रही है ना, वो बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर है, किसकी तरह, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, कहीं से भी कोई भी चीज निकली होती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। मच्छरदानी देखा है, मच्छरदानी की तरह ही होता है बेसिकली, हर चीज एक तरह से कनेक्टेड होती है, और इसके अंदर जो होती है चीजें वो जेली लाइक भी हो सकती हैं, फ्लूइड भी हो सकती हैं, डेंस भी हो सकती हैं, या फिर रिजिड भी हो सकती हैं। एंड इसका नेचर कैसा होता है ऑफ मैट्रिक्स, डिफर इट कॉन्कर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू, और इसका जो नेचर होता है वो डिपेंड होता है इसके शेप और साइज के ऊपर, यानी इसका बेसिकली मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है कैसा, उस पे इसका फंक्शन डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, बट एक्टिविटी फिलहाल हम अभी नहीं करेंगे, एक्टिविटी हम बाद में करेंगे। आपको पता ही है कि एक्टिविटी की अलग से सीरीज शुरू करनी है हमें। एंड नाउ हमारा जो 7th पेज था ये भी खत्म हुआ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जहां पर आपको यहाँ पे डायग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ये पहला डायग्राम किसका है, डिफरेंट व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर WBC और RBC दो चीज होती है। तो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस का तुम्हें ये फिगर दिख रहा है देखने को, जहां पे इसका डायग्राम तुम्हें कभी बनाने को नहीं आएंगे, बट तुम्हें नाम याद रखना है, बनाने के लिए बिल्कुल नहीं पूछते। दूसरा हमारे पास ये अगर फिगर आओगे यहाँ पे, तो तुम्हें देखो यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। ये है बेसिकली क्या, कौन बताएगा ये क्या है, ये रेड ब्लड कॉर्पल्स है, यानी यहाँ पर RBC तुम्हें देखने को मिल रही है। बात समझ में आई। और ये जो हमारा कलरफुल है ये बेसिकली क्या है, प्लाज्मा सेल्स, फाइबर्स, मतलब पूरा का पूरा ब्लड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसे कैसे प्लाज्मा वगैरह सब वहां पे रिलेट करता है। अब इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। एडिपोसाइट है ये, बेसिकली इन चीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, डायग्राम्स को समझ ही लेंगे हम। देखो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन समझते हैं। चलिए, ब्लड हैज अ फ्लूइड यानी लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के पास एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, इन विच रेड ब्लड कॉर्पल्स
यानी आरबीसी जो होता है, और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है, आर प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। एंड जो प्लेटलेट्स होती है, मतलब ये तीन चीजें होती है ब्लड के पास, टोटल तीन चीजें, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हमारी प्लेटलेट्स। एंड द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, और प्लाज्मा के पास होता क्या, प्लाज्मा के पास प्रोटीन होता है, और क्या होता है, सॉल्ट होता है, और क्या होता है, हार्मोन्स होता है। मतलब जो प्लाज्मा है वो तीन चीजें फ्लो करते हैं हमारी बॉडी के में, प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। एंड जो ब्लड फ्लो एंड द ट्रांसपोर्ट गैसेस, digested foods and the hormones and waste material to different part of the body। और इसका एक ही काम है भाई, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में क्या करना, इन चीजों को फ्लो करना, एक तरह से दूसरी तरह इन चीजों को फ्लो करते रहना। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू। तुम बोन्स को भी देखोगे, हर जगह की बोन्स ना कनेक्टेड है, थोड़ी सी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो, तुमने देखा वो टॉम एंड जेरी वाला कार्टून, जिसमें कभी कभी वो हड्डियां उनकी बॉडी से निकल जाती हैं, तो स्किन क्या हो जाता है, स्किन बिल्कुल मतलब एक कपड़े की तरह पूरी नीचे गिर जाती है उनकी। टॉम एंड जेरी में देखा होगा, ऑगी एंड द कॉकरोच में भी देखा होगा, है ना। चलिए, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड द नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो बोन है ये स्ट्रॉन्ग है और फ्लैक्सिबल नहीं है। हमारा हाथ अगर इस तरफ बेंड हो सकता है क्योंकि यहाँ बोन्स का जॉइंट है, लेकिन ये जॉइंट्स इसको इधर मोड़ने नहीं देंगे क्योंकि हमारे बोन्स फ्लैक्सिबल नहीं होते। भाई साहब, बोन्स टूट जाएंगे अगर आप ज्यादा फ्लैक्सिबल बनाओगे तो, है ना। तो बोन्स कॉल्ड bone cells are embedded in the hard matrix that is composed of the calcium and phosphorus compounds। हमने देखा कि हमारे जो कह सकते हो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, लिक्विड की तरह भी होते हैं, और क्या अलग अलग हार्ड सब्सटेंस से भी बने होते हैं। तो हमारा जो बोन है ये भी क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, और ये किससे बना हुआ है, ये कैल्शियम और हमारा फास्फोरस से बना हुआ है, जो कि क्या है, एक हार्ड मैट्रिक्स है, जो कि एक हार्ड मैट्रिक्स है। यानी प्रूफ हुआ कि हमारा जो ब्लड है, ऊपर देखा हमने प्लाज्मा से बना हुआ था, प्लेटलेट से बना हुआ था, लिक्विड सब्सटेंस में था, जेली लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हुआ, बोन से बना जो टफ स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो कनेक्टिंग टिश्यू है ये अलग अलग चीजों से मिलके बना होता है। Two bones can be connected to each other by another type of connecting tissue। दो बोन्स जो हैं वो अलग अलग, एक अलग टाइप के टिश्यू से कनेक्ट होती है। यानी ऐसा नहीं कि दोनों के बोन जॉइंट्स के बीच में एक नट बोल्ट लगा हुआ है और हमने उसे जोड़ रखा है। दोनों अलग टाइप के टिश्यू से कनेक्टेड हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, लिगमेंट। क्या बोलते हैं, लिगमेंट। तुमने सुना होगा जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो अपने घुटनों के अंदर लिगमेंट का ऑपरेशन करवाते हैं। यानी लिगमेंट क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो दो बोन्स को जोड़ के रखता है, और खासकर उन्हें एक डायरेक्शन में मोशन भी देता है। जैसे मेरा हाथ इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब कि ये बोन्स इसको मोशन दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं दे रहा। और यहाँ पे क्या है, लिगमेंट है। लिगमेंट जब सूख जाता है तो बोन्स का जॉइंट मुश्किल पड़ जाता है। जॉइंट मुश्किल मतलब मूवमेंट मुश्किल पड़ जाता है। एंड दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। और ये बहुत इलास्टिक होता है, बट इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। लिगमेंट्स कंटेन क्या करता है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्टेड बोन्स विद द बोन्स। और ये बहुत ही लिटिल मतलब बहुत ही छोटा सा मैट्रिक्स होता है इसका, बट इसका काम क्या है, बोन्स टू बोन्स को ज्वाइंट करना। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। जो टेंडन्स लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये टेंडन्स, ये क्या है, ये भी एक अलग टाइप का बोन है, मतलब सॉरी अलग टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है। ये क्या करता है, हमारी मसल्स और हमारे बोन्स को कनेक्ट करता है बेसिकली। जो हमारा टेंडन्स है आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जो टेंडन्स है ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारे बोन्स और हमारे किसको, मसल्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे बोन्स के अंदर मसल्स कनेक्टेड है, तभी तो हम स्ट्रेंथ दे पा रहे हैं इसको। अब इसका काम क्या है, ये बेसिकली होता क्या है, ये जो फाइब्रस टिश्यू की तरह काम करता है, मतलब ये एक तरह से धागे की तरह काम करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि ये बोन्स है, ये एक बोन है, इस बोन के ऊपर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको मसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और यही मसल्स क्या करती हैं, ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं टेंडन्स। क्या बोलते हैं, टेंडन्स। क्लियर हो गया। अच्छा, आगे आते हैं इस पे।
चलिए, सो अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू क्या है? कार्टिलेज। ये क्या करता है? हैज बाइजली स्प्रेड सेल एंड दिस सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये जो हमारे पास कार्टिलेज है किससे बना हुआ है? ये भी एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है। और ये बना किससे हुआ है? ये बना हुआ है प्रोटीन और शुगर से। और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा स्प्रेड है। एंड कार्टिलेज इज स्मूथ एंड बोन सरफेस at joint and is also present in the nose, ear and the trachea and larynx. बेसिकली ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट मिलेगा तुम्हें? नोज में मिलेगा, ईयर में मिलेगा, ट्रांचिया मिलेगा और लैरिंक्स में मिलेगा। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन ऑफ आवर आर्म्स। तुमने एक देखा होगा हमारे ईयर्स में भी बोन है, इसको हम बेंड कर ले रहे हैं ऐसे, बट दूसरी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, बट हैंड को दूसरी डायरेक्शन में बोन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज की बोन जो होती है वो थोड़ी सी स्मूथ होती है, मतलब कह सकते हो कि आप उसको बेंड कर सकते हो। ये भी एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू होता है। एंड थिंक टू ऑफ हाउ ऑफ टू टिश्यूज आर डिफरेंट। और सोच के देखो, ये भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है बोन, और कार्टिलेज भी एक तरह की कनेक्टिंग टिश्यू है, बट दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बेंड हो पा रही है और एक बेंड नहीं हो पा रही है। समझ में आया यहां तक? चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बस जस्ट एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअस चल रही है नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, ठीक है, सही चल रही है बिल्कुल। चलिए तो यहां पे आते हैं, एरियोलोर के बारे में बात करते हैं। देखो अब एरियोलोर क्या होता है? एरियोलोर कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। जो एरियोलोर कनेक्टिंग टिश्यू है ये स्किन और मसल्स को कनेक्ट करती है अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, एंड इट fills the space inside the organism, support internal organ and the help in the repair of the tissue। देखो एरियोलोर कनेक्टिंग टिश्यू होता क्या है? ये फॉर्म करता है कहाँ? हमारी मसल्स और स्किन के बीच में फॉर्म होता है एरियोलोर। मतलब बेसिकली हमारी मसल्स भी किससे? स्किन से कनेक्टेड है ना भाई, क्योंकि अगर हम स्किन खींच रहे हैं यहाँ पे तो मसल्स खींच रही है, मसल्स खींच रही है। क्यों? क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? एरियोलोर कनेक्टिंग टिश्यू कर रहा है। और इसका बेसिकली काम क्या है? ये स्पेस देता है इनसाइड ऑर्गेनिज्म के बीच में, स्पेस दे देता है। दूसरा सपोर्ट दे देता है। और तीसरा क्या है? हेल्प करता है रिपेयर करने में टिश्यूज को, जो हमारे स्किन और बोन्स के बीच का जो पार्ट है उसको हेल्प करता है रिपेयर करने में। वेयर द फैट स्टोर्ड इन द आवर बॉडी। अच्छा, हम सब कहते हैं तुम्हारी मोटे हो रहे, जैसे मैं अभी मोटा हो रहा हूँ, काफी ज्यादा मोटा हो चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी के अंदर फैट हो रहा है। अब फैट स्टोर कहाँ हो रहा है? तो ध्यान से देखो, फैट स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू, जो फैट है स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फॉर्म्ड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गेनिज्म। यानी हमारी स्किन के जस्ट नीचे एक टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है, और वही फैट जब ज्यादा स्टोर हो जाता है तो हम धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिटेड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। यानी जो सेल है वो जो सेल ऑफ दिस टिश्यू है वो कहाँ फिट हो रहा है? फैट ग्लूकोज में फिट हो रहा है। एंड स्टोर ऑफ फैट ऑल्सो लेट द एक्ट ऑफ एन इंसुलेटर। और जो हमारी बॉडी के और स्किन के और हमारी बॉडी के बीच में जो फैट की लेयर होती है ना, ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। यानी अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती और बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती। खासकर अगर तुम जाओगे ना वैसे जहाँ पे माउंटेन्स रीजन में, जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, वैसे रीजन्स में अगर तुम जाओगे तो वहां पर तुम देखोगे कि वहां पर तुम्हें जो एनिमल्स मिलेंगे ना, उनकी जो फैटी लेयर होती है, फैट की जो लेयर होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है, ताकि उनके बॉडी के अंदर की गर्मी बाहर ना जा पाए और अंदर जो पूरा बर्फ हुआ, आइस पूरा पड़ा हुआ, उसकी ठंड उनके बॉडी में ना जा पाए। क्लियर है? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी हम मसल्स के बारे में अब पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फाइबर्स की तरह है बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है। तो मस्कुलर टिश्यू कंटेन्स इलोंगेटेड सेल। ये एक इलोंगेटेड सेल है। क्यों? क्योंकि ये कुछ देखने में ऐसी सी लगती है, इलोंगेटेड सेल होती है ये, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। यानी जो इलोंगेटेड सेल है उसको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि दिख इतना बड़ा रहा है पर ये बिल्कुल धागे जैसा होता है। एंड दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये क्या करता है? हमारी ह्यूमन बॉडी को
मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कौन सा टिश्यू? हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है। एंड आई थिंक अभी हम अपने सेकंड लास्ट पेज पर आ चुके होंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है सेकंड लास्ट पेज पर आ चुके हैं। यस, ये हमारा सेकंड लास्ट पेज है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन सेल। जो मसल्स होती है ना, इनके पास कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है और इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में रहती है और प्रोटीन प्रोवाइड करती है। इनके पास अलग टाइप का प्रोटीन होता है। हमारी मसल जो है वो भी प्रोटीन से बनी हुई है, राइट, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। और यही जो हमारे पास जो प्रोटीन है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसके पास, और यही प्रोटीन प्रोवाइड करता है किसके लिए? इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है और रिलैक्स होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपना हाथ अभी मूव कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन। और ये कहां से मिला? इसको मिला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिला। बात समझ में आई? देखने में कुछ ऐसा लगता है, जगह जगह न्यूक्लियाई देखने को मिल जाएंगे और स्ट्रिंसन मिल जाएंगे देखने के लिए, और ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, देखो धागे की तरह दिख रहा है, बिल्कुल धागे की तरह दिख रहा है। इसको बोलते हैं स्पिंडल सेल। स्पिंडल सेल का मतलब बिल्कुल ये स्पिंड की तरह है, मतलब बीच में एक जगह मोटा होगा, जहां निकला है फिर पतला सा होगा, और ये जो डॉट में दिख रहा है ये न्यूक्लियाई है। थर्ड वाला देखो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं तब समझते हैं। चलो तो अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे। सो these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bone and help in our body movement। क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं, हमें अभी पढ़ा बोन से अटैच होती हैं, और बोन से अटैच होती है तो हमें मूवमेंट देने में और ज्यादा हेल्प करती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles shows alteration light and the dark bands or striation where the strained appropriately। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने मसल्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें तो हमें वहां पे पट्टियां दिखाई देंगी, छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी। उनमें से कुछ पट्टियां ब्लैक हैं, कुछ पट्टियां व्हाइट्स हैं। मतलब समझ लो ऐसा कि दो कलर के धागे हैं, दो, एक व्हाइट कलर का धागा है और ब्लैक कलर का धागा है, दोनों को मिलाकर हमने मसल्स तैयार की है। दोनों को मिलाकर हमने क्या प्रिपेयर किया है? मसल्स प्रिपेयर किया है। वही चीज इन्होंने बोला यहाँ पे देखने को मिलती है। दे एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। तुमसे अगर पूछेगा कि भाई मस्कुलर टिश्यू को हम स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, तो सिंपल लिख देना, बिकॉज दे आर मेड बाय द टू टाइप ऑफ सेल व्हेन वी यूज अ माइक्रोस्कोप। और उसको हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट दो तरह की चीजें दिखती हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो, द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। हमने देखा अभी कि एक ही में क्या थे? बहुत ज्यादा न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिल रहे थे, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड था। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कनाल, एंड द एलिमेंट्री कनाल सबको पता है, कमेंट में बताना एलिमेंट्री कनाल क्या होता है। ठीक है। और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वी कैन नॉट रियली start them or stop them simply by wanting to do so। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये मसल से प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी आंखों के पास जब भी कोई चीज आती है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। रीजन? क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शन काम कर रहा है, और वो भी किसको? उसको भी कौन हेल्प करता है? हमारी मसल से तो हेल्प कर रही है। हमारी आंखें जो बंद हो रही है, यानी आईलिड की मसल्स क्या हो रही हैं? काम कर रही हैं। वो इनवॉलेंट्री एक्शन भी होता है। and they are also formed in the iris of the eye। मैंने अभी एग्जांपल बताया। and uterus and its bronchi of the lungs and the cell are long with the pointed and जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल सेल। मैंने स्पिंडल सेल बताया था, बीच में मोटा, साइड साइड में पतला, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल सेल, या फिर तुम बोल सकते हो पॉइंटेड एंड। and the unicellular they are also called अनरिस्ट्रिक्टेड मसल्स। व्हाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? और इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इस चीज को पढ़ते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट shows rhythmic contraction and relaxation। भाई हमारा हार्ट है ऐसे करता है,
एक रिदम में होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे वो क्या कर रहा है, बार बार पंप आउट हो रहा है, वो रिदम प्रोवाइड करता है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, अच्छा अब ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्यों, क्योंकि हम खुद से चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते, वो अपने आप हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। यानी जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, जो हमारा हृदय है, उसको जो मोशन मिल रहा है वो किसकी मदद से मिल रहा है, कार्डियक मसल्स की वजह से मिल रहा है। एंड ये कार्डियक मसल तुम यहां पर सी में देख सकते हो, मैं दिखाता हूं तुम्हें कार्डियक मसल, पहले यहां पर देखते हैं, ये रहा हमारा कार्डियक मसल, जो किसकी तरह काम कर रहा है, देखो ये हार्ट में काम करता है, इसको मतलब बेसिकली एक रिदमिक मूवमेंट देने के लिए, रिदमिक मूवमेंट देने के लिए काम करता है, क्लियर। और हार्ट मसल सेल आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड द यूनिन्यूक्लिएटेड। पूरे में देखोगे तो एक ब्रांच के अंदर तुम्हें एक ही न्यूक्लियाई दिखाई देगा, एक ब्रांच में एक ही न्यूक्लियाई देगा, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, क्लियर। एक्टिविटी को हम आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट टाइप का टिश्यू पढ़ते हैं, दैट इज नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू के बारे में तुम बहुत ज्यादा पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे क्लास 10th में, जो हमारा बायो का चैप्टर मिलेगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं, ऑल सेल possess the ability to respond to stimuli. However, cell of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated. And अच्छा, हर तरह की जो टिश्यू होती है वो बल्कि स्टिमुली में रिस्पॉन्स करती है चीजों को, लेकिन जो हमारे पास नर्वस टिश्यू है इससे तेज रिस्पॉन्स कोई नहीं करता, क्यों, क्योंकि डेटा ट्रांसफर का काम करती है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करती है। बात समझ में आई? तुम्हें अगर कभी चोट लगी तुम तुरंत वहां पे हाथ रखोगे, सहलाओगे, तुम्हें मॉस्किटो ने काटा तुम तुरंत वहां ईचिंग करोगे, क्यों करोगे, तुम्हें कमांड मिल गई, तुरंत मैसेज तुरंत ट्रांसफर हुआ। देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये चीज तुरंत का तुरंत हो जाती है। एंड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड टू द नर्वस टिश्यू, यानी हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे जो नर्वस हैं ये क्या मिलकर बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। एंड द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल। इनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोल सकते हो या फिर न्यूरॉन्स बोल सकते हो, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इसको नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। A neurons consist of the cell body that is nucleus and cytoplasm from each long like hair like part arises। देखो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है, एक यूनिट है नर्वस टिश्यू का, मतलब एक नर्वस सेल है ये। इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बगल में यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इसके बाद ये एक्सॉन के थ्रू होकर नर्व्स एंडिंग यहां तक पहुंचते हैं और यहां से फिर से अगेन ये जो एक पार्ट तुम्हें यहां पे दिख रहा है ना, ये एक पार्ट जो दिख रहा है ये पूरा एक से कनेक्ट होगा, इससे एक और कनेक्ट होंगे, इससे एक और कनेक्ट होंगे और इससे एक और कनेक्ट होंगे, मतलब हर बार ये कई सारे मल्टीपल चीजों से कनेक्ट होगा और एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना लेता है हमारे बॉडी में, जिससे सिग्नल्स जो है तुरंत ट्रांसफर होते हैं। यहां अभी मॉस्किटो ने काटा, हमने तुरंत हाथ यहां मारा, क्यों, क्योंकि यहां से तुरंत ब्रेन तक सिग्नल गया और ब्रेन से तुरंत यहां पर कमांड आया। बात समझ में आई? तो इसी चीज को बोला है, ये चीज से एक नर्वस सेल किस किन चीजों से बना होता है, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड नर्व्स एंडिंग से मिलके बना होता है। क्लियर? आते हैं इधर वाले पार्ट पे। डेंड्राइट्स तक तो समझ में आ चुका है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू द मीटर लॉन्ग, यानी एक इंडिविजुअल नर्व सेल कितना बड़ा हो सकता है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। मेनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व, और बहुत सारे जो नर्व फाइबर होते हैं वो मिलकर कनेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं नर्व बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट लाइन क्या कह रही है, the signal that passes along the nerve fiber is called nerve impulse। nerve impulse का मतलब क्या हुआ, जो सिग्नल्स जा रहे हैं ना वो ऐसा थोड़ी कि सिग्नल्स की तरह जा रहे हैं, नहीं, उनको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। एंड द नर्व इम्पल्स फॉर्म्स द नर्व एंडिंग एंड ट्रांसमिटेड टू द डेंड्राइट्स टू द नेक्स्ट नर्व सेल। मैंने बोला था
कि वापस से वो नर्व सेल के एंड तक जाते हैं और वापस से नर्व सेल एंड किससे कनेक्ट होते हैं, डेंड्राइट से कनेक्ट होते हैं, यानी वो फिर से किसी और सेल के डेंड्राइट्स पे चले गए। एंड द नर्व्स impulses allow us to move our muscles when we want to। और ये जो हमारे पास नर्व इंपल्स हैं, ये हेल्प भी करते हैं, ये अलाउ करते हैं हमारी बॉडी को बेंड कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हाथ को मैं ऐसे मोड़ा हूं तब भी सिग्नल जाएगा, ऐसे मोड़ा हूं तब भी सिग्नल जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए हमारे नर्व इंपल्स अलाउ कर देते हैं मूवमेंट को। स्टिल हम किसी भी पोजीशन में रहें, हमारे बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं। The functional combination of nerves and the muscle tissue is fundamental to most animal, and this combination enables animals to move rapidly in response to the stimuli। और यही एनिमल्स को प्रोवाइड करता है रैपिड क्या रिएक्शन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो हम उसको रैपिडली रिएक्ट कर सकते हैं। फाइनली हमारा ये चैप्टर भी पूरी तरह से क्या हो गया, एंड हो गया। आपने क्या पढ़ा वो देख लेना और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना इसके, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। एंड फाइनली हमारा जो चैप्टर था टिश्यूज का, एंड नाउ इसके सारे इश्यूज तुम्हारे क्लियर हो चुके होंगे। तो चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताना। अपने रिव्यूज के साथ साथ इमोजीज कमेंट सेक्शन में डाला करो। जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है उसके रिगार्डिंग भी कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता रहे कि तुम्हारे स्कूलों में सिलेबस कैसा चल रहा है। बात समझ में आ गई? हमारा टारगेट है क्लास 9th में 100 आउट ऑफ 100 मैथ और साइंस के अंदर लेकर आना है। एंड मीनवाइल मैं तुम लोगों के लिए टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊं या नहीं बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि एक पर्सनल लेवल पे भी मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊं। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।